ओके क्लास, सो आज हम ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो इट इज़ ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 2 एंड दिस लेक्चर इज़ अबाउट वर्ल्ड मैप। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं जो है वो डिस्कस करूँगा अबाउट द वर्ल्ड मैप। दुनिया के नक्शे के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में हम गेट करेंगे। तो मैं अगेन बता दूं कि क्लासेस आप एज आ स्टूडेंट, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं CSS के लिए, या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कर रहे हैं, या फिर FPSC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं ISSP के लिए, ठीक है, या इंडिया से अगर आप हैं, तो अगर आप जो है वो UPSC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तमाम सिचुएशंस पर दिस लेक्चर विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, जिसमें आज हम वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, दुनिया के नक्शे की बात करते हैं, तो वर्ल्ड को आपको पता है 2 पार्ट्स में हम जो है वो ब्रेक करते हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड को, दुनिया को 2 पार्ट में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, या 2 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। तो कुछ तो जो है वो लैंड, बड़े बड़े ज़मीन के हिस्से हैं, और कुछ जो है वो वाटर, बड़े बड़े जो है वो पानी के हिस्से हैं। जो बड़े बड़े ज़मीन के हिस्से हैं, तो लैंड एरियाज़ हैं बड़े, उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, उनको जो है वो कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। और जो बड़े बड़े पानी के हिस्से हैं, उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड ओशियंस, उनको ओशियंस कहा जाता है। यू ऑल नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड देयर आर 5 ओशियंस इन दिस वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मैप में सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस दिखाई देते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पर इस वर्ल्ड मैप के अंदर मैं देखूँ, तो सबसे जो बिगेस्ट आपके पास कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये जो है यहाँ से अगर कंप्लीट अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। तो दिस इज़ एशियन कॉन्टिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो दिस कॉन्टिनेंट, दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज़ कॉल्ड अफ्रीका। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देन उसके बाद जब हम थर्ड पे आएंगे, सो हियर वी कैन सी दिस वन कॉन्टिनेंट and this continent is called what? This is Northern America, और this is North America, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ साउथ में आ जाएं, तो अगर मैं स्केल यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, जो आगे काम आएगा। सो दिस इज़, तो आई थिंक मैप के अंदर स्केल मौजूद नहीं, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, सो दिस वन विल बी कॉल्ड साउथ अमेरिका। इसको हम लोग जो है वो साउथ अमेरिका कहेंगे, ठीक है उसको। सो ऑन द नेक्स्ट वन, अच्छा इसके बाद फिर दिस वन इज कॉल्ड यूरोप, और इसको हम लोग कहेंगे दिस विल बी कॉल्ड यूरोप। एंड यूरोप के बाद 1 2 3 4 5 6 कॉन्टिनेंट हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, इस कॉन्टिनेंट को नॉर्मली वी कॉल इट ऑस्ट्रेलिया। वैसे आजकल इसको ऑस्ट्रेलिया के बजाय ओशियाना कहा जाता है। सो इट इज़ ओशियाना, बिकॉज पहले ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते थे, अब ओशियाना के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके अलावा पैसिफिक के छोटे मोटे बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। और देन द लास्ट कॉन्टिनेंट, जो कि बिल्कुल आपको यहाँ पर साउथ पोल की जानिब मिल जाए, एंड दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, एंटार्क्टिका। सो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स, जो कि आज खुश्की के बड़े बड़े हिस्से जिसको हम कहते हैं, वो 7 वर्ल्ड मैप के अंदर आपको दिखाई देते हैं। दैट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ओशियाना एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी कॉन्टिनेंट इन टुडेज लेक्चर। अच्छा, ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए, उसके साथ हमारे पास 5 ओशियंस भी हैं। देयर आर 5 ओशियंस एज वेल हेयर। सो हियर यू कैन सी के, अच्छा इसको मैं, अगर मैं कॉन्टिनेंट्स को अब मैं रब कर दूं, तो अब मैं आपको ओशियंस के बारे में बताता। तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए लेक्चर के अंदर के कौन सा पोर्शन कहाँ पर है। तो दिस इज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियाना, एंटार्क्टिका, ठीक है। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट इज कि आपके पास जो अब ओशियंस हैं, ओशियंस मतलब बड़े समंदर, उनमें सबसे बड़ा समंदर आपके पास जो होता है दैट इज द पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन क्या है, ये पूरा पोर्शन, और यहाँ से अगर आप आए तो ये दिस कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा हमारे पास होता है पैसिफिक ओशियन, बिगेस्ट है। चूँकि ग्लोब तो क्या होता है, ग्लोब की अगर हम बात करें तो वो तो एक तरह से राउंड फिगर में होता है ग्लोब,
ठीक है, गोल होता है, वो राउंड फिगर में होता है। अगर उसी को अगर हम कट कर दें और उसको बोर्ड पर चिपका दें तो हम इस तरह से दिखेगा। तो असल में ये वाला पार्ट पैसिफिक का यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो चूंकि राउंड फिगर में नहीं है ये, यहाँ पर हमारे पास फ्लैट में हमने एक मैप ग्लोब को बनाया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि दिस इज आल्सो पैसिफिक। लेफ्ट साइड पे पैसिफिक ओशन आपके पास है, दिस इज आल्सो द पैसिफिक ओशन, ओशंस के नेम के साथ दी लगाते हैं। दिस इज द पैसिफिक ओशियन, दिस इज आल्सो द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं बहरुल काहिल, ठीक है। नेक्स्ट ओशियन हमारे पास इन बिटवीन यहाँ पर आता है एस शेप का, लाइक दैट, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट को फिर हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड द एटलांटिक ओशियन, ये एटलांटिक ओशियन है, जिसको उर्दू में कहा जाता है बहरे ओकियानूस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आपके पास, ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर आता है, दिस कॉन्टिनेंट, सॉरी दिस ओशियन, ये ओशियन आता है। इस ओशियन को हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन, बहरे हिंद, और ये वाहिद ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर है। दिस इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये वाहिद एक ओशियन है जो कि किसी मुल्क के नाम पर, इंडिया के नाम पर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन ओशियन। सो ये 3 ओशियन हो जाए। अच्छा, इंडियन ओशियन को हम ये कह सकते हैं कि बाकी ओशियन से इस तरह से अलग है कि ये ग्लोब में ऊपर से नीचे तक मौजूद नहीं है, ये हाफ में। जैसे आप देखें पैसिफिक ऊपर से नीचे तक आपको दिख रहा है, अटलांटिक की बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, लेकिन इंडियन ओशन हाफ पे जाने के बाद ऊपर इंडियन ओशन नहीं है, हाफ ओशियन है। और उसके बाद 2 ओशियन है जमे हुए, एक टॉप की सूरत में ऊपर, दैट इज कॉल्ड द आर्कटिक ओशियन, और ऊपर साइड जिसको हम उर्दू में बहरे मुंजमद शुमाली भी कहते हैं, क्योंकि जमा हुआ समंदर, दिस इज बहरे मुंजमद शुमाली, शुमाल का जमा हुआ समंदर। और नीचे यहाँ पर ये जो ओशियन इसके पास इधर पर, दिस इज एंटार्क्टिक ओशियन, इसको हम लोग एंटार्क्टिक ओशियन कहते हैं। द एंटार्क्टिक ओशन बहरे मुंजमद जुनूबी, जुनूब का जमा हुआ समंदर जो एंटार्क्टिका साइड पे होता है। तो दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो क्लियर ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिलहाल अभी स्टार्ट में जो मैंने बताया, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, ठीक है। ओके, नाउ अब हम फर्स्ट कॉन्टिनेंट को, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट से अपने स्टार्ट लेते हैं, एंड दैट बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एशियन कॉन्टिनेंट को, एशिया को, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और पाकिस्तान भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एशिया के अंदर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो मौजूद है, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो कह लो कि कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। काफ़ी सारे पोर्शंस के अंदर हम जो है वो एशिया को डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। जो सबसे बड़ा कंट्री उसका है, आपको दिख सकते हैं यहाँ पर एरिया के अतबार से, सबसे बड़ा मुल्क आपको कौन सा दिख रहा है, दिस इज रशिया। तो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ये कनेक्टेड हो रहा है। सो दिस इज रशिया। अच्छा, रशिया एक ऐसा कंट्री है जो कि आपके पास एशियन कॉन्टिनेंट में भी आएगा ये, और यही एशिया आपका, रशिया आपका थोड़ा सा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी आएगा, मतलब इसका इतना सा पार्ट जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, बाकी सारा पार्ट इसका जो है वो किसमें है, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। अच्छा, रशिया से में रशिया के ऊपर का जो पार्ट है, ये पूरा ऊपर का पार्ट, ये काफ़ी ठंडा पार्ट है, काफ़ी पोलर रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइबेरिया, दिस इज कॉल्ड साइबेरिया। और नीचे वाले जो पार्ट हैं वो थोड़े जंगलात पर और लेक्स पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो साइबेरिया जो है वो ऊपर का पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और कुछ ही जगहों पर इसके जो लोग रहते हैं, और कहा जाए तो इसके जो ज़्यादातर जो यूरोप साइड पे जो एरिया है ना, इस साइड पे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इधर पर रहते हैं, तभी यहाँ पर आपको इधर पर मॉस्को दिखेगा, मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, ठीक है। और इधर ही पर आपको यहाँ पर एक झील मिलेगी, दिस इज कॉल्ड द लेक बाइकाल, लेक बैकाल यहाँ पर मौजूद है, जिसको कहा जाता है कि ये सबसे गहरी झील है दुनिया की, और मीठे पानी का सबसे बड़ा रिजर्वायर लेक बैकाल वो रशिया के अंदर मौजूद है। और यहीं पर आपको दुनिया का सबसे ठंडा तरीन शहर आपको मिलेगा याकूतिया, जिसको हम कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर आजकल -55 -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर आजकल चल रहा था, ठीक है, याकूतिया। तो दिस इज़ अबाउट द रशिया। अच्छा, रशिया में अगर हम आएँ इधर पर, तो थोड़ा सा अगर मैप को मैं अगर राइट साइड पर करूँ, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, यस, कि इधर पर रशिया में आप देखें तो इसके बाद यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा और इसकी ईस्टर्न साइड पे जब आप जाओगे तो यहाँ से अमेरिका आ जाएगा, और ये एक समंदर जिसको हम बेरिंग सी कहते हैं, और उसके साथ एक स्ट्रेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट,
और बेरिंग स्ट्रेट के फ़ौरन बाद आप जो है वो पहुंच सकते हैं, थोड़े से मुसाफत के बाद आप कहाँ पहुंच सकते हैं, अमेरिका के अलास्का जो उसका एक स्टेट है वहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। और वो इतना ज़्यादा आप उसमें करीब है कि अगर आप एक तरफ रशिया के एक साइड पर खड़े हो जाए तो आपको अलास्का के दूसरा साइड आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट का दिख रहा होता है ईजिली। तो दिस इज़ कॉल्ड द बेरिंग स्ट्रेट, वेरी फेमस। और कहा जाता है कि अमेरिका में हज़ारों साल, जो कल जिसकी बात हम कर रहे थे कि अमेरिका में जो लोग पहुँचे ज़्यादातर हज़ारों साल पहले वो इसी रशिया के बेरिंग स्ट्रेट से पहुँचे, ठीक है। क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट किसी वक्तों में बहुत ठंडा था तो बर्फ़ जमी होती थी उसके ऊपर, तो उस बर्फ़ पर जो चलते हुए वहाँ से हिजरत करके वहाँ तक आराम से पहुँच जाते थे। इस तरह पूरे कॉन्टिनेंट को हज़ारों साल पहले अमेरिका को जो है वो आबाद किया गया। रशियन कॉन्टिनेंट की जब मैं बात करूँ, ठीक है, उसके बाद वापस मैं मैप को सेम डायरेक्शन पर लेकर आ जाता हूँ ताकि वो सारे पोर्शन हमें यहाँ पर दिखें क्लियरली। ओके, नाउ हियर, तो ये तो मैंने रशिया के बारे में आपको बताया जो कि सबसे बड़ा पार्ट था, सबसे बड़ा कंट्री ना सिर्फ एशिया का है बल्कि पूरे के पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया ही है। रशिया के अगर हम पीछे आते हैं ना तो आपको कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं। दिस इज़ द कंट्री नंबर 1 कंट्री, तो कजाकिस्तान, सेकंड उज़्बेकिस्तान, थर्ड तुर्कमानिस्तान, देन फोर्थ इज किर्गिस्तान एंड द फिफ्थ इज ताजिकिस्तान। दीज 5 कंट्री, अगर मैं इसको पूरा अगर यहाँ से मैं मेंशन करूँ, इन 5 कंट्री को अगर मिला दें तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया, जिसको उर्दू में वस्त एशियाई ममालिक कहते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्री ये 5 कहलाते हैं, जो रशिया के साथ तान वाले कंट्री भी उसको हम कह सकते हैं। सब के आखिर में देखें तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान, इस तरह से तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तो ये सारे तान वाले कंट्रीज़ हैं। ये सारे कभी रशिया के पार्ट थे किसी ज़माने में, जब रशिया को हम USSR कहा करते थे, जब वो सोवियत यूनियन कहलाता था। लेकिन 1989 के बाद, सोवियत अफगान वॉर के बाद क्या हुआ कि रशिया ब्रेक हो गया और इस तरह से सेंट्रल एशिया में ये सारे कंट्रीज़ यहाँ से, एशिया के अंदर कुछ कंट्री यहाँ से इसके स्प्लिट आउट हो गए और कुछ कंट्रीज़ यूरोप साइड पे भी स्प्लिट आउट हुए थे। तो जब मैं आज आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंट्री यूरोप साइड से स्प्लिट हुए थे रशिया के। तो समझ में आ गया आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन सा। सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा मुल्क आपका कजाकिस्तान है, आप एरिया के लिहाज से देख सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट इन साइज, तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट अब हम आते हैं और कंट्रीज की तरफ। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज हमारे पास गल्फ कंट्रीज भी कहलाते हैं। गल्फ कंट्रीज कैसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज पर्शियन गल्फ, खलीज फारस जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर पर्शियन गल्फ यहाँ पर मौजूद है। तो पर्शियन गल्फ के आसपास जितने भी कंट्री हैं वो गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। दैट इज, वन इज इराक, द सेकंड इज कुवैत, द थर्ड इज सऊदी अरबिया, द फोर्थ इज ओमान, द फिफ्थ इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, एंड द सिक्स्थ इज कतर। सो दीज कंट्रीज, ये जो कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर रेड कलर से यहाँ पे भी मैं इसको इधर पर बना देता हूँ कि ये पर्शियन गल्फ वाले कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्टेड है। एक समंदर है यहाँ पर खलीज की सूरत में। खलीज कैसे कहते हैं, गल्फ कैसे कहते हैं, पानी कटता हुआ अगर एक जगह पर इस तरह पर आ जाए जो तीनों तरफ से पानी का वो हिस्सा जो तीनों तरफ से खुश्की से घिरा हो, तीन तरफ से, उसको हम लोग गल्फ कहते हैं या बे कहते हैं। खलीज, पानी का वो हिस्सा जो तीनों तरफ से लैंड से, ज़मीन से घिरा हो, तो उसको हम लोग गल्फ कहते हैं। तो यहाँ देखो ये पर्शियन गल्फ, पानी कैसा दिख रहा है आपको, हर तरफ से, सिर्फ यहाँ से खुला हुआ ओपन अप है, बाकी हर तरफ से बंद है। और इसी का रिवर्स होता है, अगर खुश्की का हिस्सा तीनों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। जैसे इंडिया इज अ पेनिनसुला, इंडिया एक पेनिनसुला है। क्यों, इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पाकिस्तान एक पेनिनसुला नहीं है, पाकिस्तान एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो पेनिनसुला और गल्फ के बीच का डिफरेंस आप याद रखें। गल्फ में क्या होता है कि एक पानी के तीनों तरफ खुश्की है, जबकि पेनिनसुला में खुश्की के तीनों तरफ पानी है। बहुत सिंपल बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, जो मैंने यहाँ पर निशान लगा, इन्हीं को हम ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन भी कहते हैं। यही गल्फ नेशंस कहलाते हैं और यही ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस कहलाते हैं। क्यों, बिकॉज ये सारे कंट्रीज जो हैं वो तेल को बड़ी तादाद में पैदा करते हैं और सारे काफ़ी अमीर मुल्क हैं। और ये सारे गल्फ नेशंस अरबिक बोलते हैं, अरबी बोलने वाले कंट्रीज यहाँ पर हैं सारे। इराक का कैपिटल बगदाद है, सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है, इस तरह ओमान का कैपिटल आपको जो है वो मस्कत मिलेगा, कतर का जो कैपिटल है वो आपको दोहा मिलेगा, बहरीन का कैपिटल आपको जो है वो मनामा मिलेगा और यूएई का कैपिटल आपको अबू धाबी मिलेगा। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है, ठीक है। दुबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ यूएई, यूएई का कैपिटल, यूएई का एक मशहूर शहर तो है दुबई, बट द कैपिटल सिटी इज अबू धाबी या अबू धाबी। तो समझ में आ गया आपको बात, क्या मैं बता रहा था कि ये व्हाट इज गल्फ नेशन, गल्फ कंट्रीज किससे कहते हैं। अच्छा, गल्फ कंट्रीज के अलावा कुछ हमारे पास एक और पोर्शन इसमें आता है जिसको कॉल्ड मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट देखो, अगर मैं नक्शे को, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। मिडिल ईस्ट का पोर्शन बताने में इतना ज़्यादा मुश्किल एरिया नहीं है, मैं आपको इजीली बता सकता हूँ।
सर यमन को आपने कहा बिल्कुल यमन पर्शियन गल्फ में नहीं आता, दैट्स वाई यमन के साथ पर्शियन गल्फ नहीं लगता है। अभी मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगा। देखो ये अगर हमें कंप्लीट नक्शे की बात करूं तो ये नक्शे का यहाँ पर ये इसका समझ लो लगभग मिडिल है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग जो है वो दिस इज द मिडिल, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और मिडिल साइड है, बीच है ये, सही है। वर्ल्ड मैप का मिडिल है। अब इस मिडिल के अंदर आ जाओ तो ये मिडिल का ईस्ट है, मिडिल ईस्ट, मिडिल वेस्ट, मिडिल नॉर्थ, मिडिल साउथ, सही है। तो मिडिल के जो ईस्ट में जो एरियाज आएंगे उन एरियाज को क्या कहा जाएगा, मिडिल ईस्टर्न नेशंस, वस्त इसको कहते हैं मशरिक वस्ता के ममालिक। तो इस वजह से उनको मिडिल ईस्ट कहते हैं कि वो एशिया के तो वेस्ट में मौजूद है। एशियन अगर हम उसकी बात करें, एशिया की बात करें तो एशिया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिस इज द कंप्लीट एशिया। तो एशियाई के कंट्रीज के तो वो वेस्ट में मौजूद है। तो हम मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के वो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, कंट्रीज ओवरऑल वर्ल्ड के लिहाज से। तो मिडिल ईस्टर्न नेशंस के अंदर गल्फ कंट्रीज तो सारे आ ही जाते हैं, और गल्फ कंट्रीज के अलावा कुछ और भी कंट्रीज इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पर मैंने बताया ये पर्शियन गल्फ में, आपकी क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि पर्शियन गल्फ की कंट्रीज में आपको बता रहा था इराक, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है। यमन पर्शियन गल्फ के साथ नहीं है, पर्शियन गल्फ के ये इलाके लगते हैं बस, ये अलग समंदर है, दैट इज द गल्फ ऑफ एडन जिसको हम कहते हैं। गल्फ ऑफ एडन के बाद रेड सी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, बहीर अहमद जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो ये सऊदी अरब वगैरह, इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की का कुछ पार्ट, इजिप्ट, ये सारे मिडिल ईस्टर्न नेशंस कहलाते हैं, जो कि पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जब तो ये सारे कंट्रीज का मैंने आपको बता दिया। टर्की यहाँ पर जो कंट्री है एशिया के अंदर, तो टर्की जो है वो एक तरह से ये भी एक ऐसा कंट्री है जो कि एशिया में भी और अफ्रीका दोनों, एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। बस ये एक ऐसा इतना पार्ट नहीं इसका, मतलब इतना पार्ट इसका टर्की का जो है वो कहाँ है, यूरोप साइड पे, बाकी ये पूरा साइड इसका एशियन साइड पर जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में मौजूद है, टर्की का ये पार्ट। और यहाँ पर एक कह लो ब्रिज है और एक सिटी, दैट इज इस्तांबुल। इस्तांबुल का वो शहर है जो कि टर्की को एशिया से यूरोप से जोड़ता है, जिसको पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ से एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ से ख़त्म हो रहा होता है, इधर से फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इजिप्ट के साथ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं साउथ एशिया की तरफ आऊँ तो साउथ एशिया जो कि पाकिस्तान का कॉन्टिनेंट है ये आ जाए, तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द साउथ एशिया यहाँ पर आपको दिख सकता है। तो दिस इज़, यू कैन से दिस इज़, तो यहाँ पर जो ये पार्ट है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, जनूबी एशिया जिसको हम कहते हैं, ये एशिया के साउथ में मौजूद है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द साउदर्न एशिया, साउथ साइड पे मौजूद है, क्योंकि ईस्ट आप नॉर्दर्न साइड पे तो पूरा रशिया ही है, ठीक है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर आपके पास देख सकते हैं कि वो ये कंट्रीज थे तान वाले, और ये तो कंट्री है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड इन साउथ एशियन कंट्री, जनूबी एशियाई ममालिक जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान का कैपिटल आपको दिख सकता है, दिस इज इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, ठीक है। और इस तरह से नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, श्रीलंका में कोलंबो है। तो ये दीज ऑल नेशंस आर कंसिडर्ड एज अ साउथ एशियन नेशन। चाइना इज आल्सो अ साउथ एशियन नेशन, चाइना को भी साउथ एशियन नेशन कंसिडर किया जाता है। और चाइना का जो कैपिटल है दैट इज बीजिंग, और चाइना को कहा जाता है कि मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है। रशिया जितना बड़ा तो नहीं है ये, रशिया ज़्यादा बड़े साइज में, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना या चीन जिसको उर्दू में कहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस इज, अब इसके राइट साइड पे जब हम जाते हैं इसके और ज़्यादा मैप के, तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न एशिया आपको दिख सकता है। ईस्टर्न एशियन साइड पर जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो आपको इधर पर कोरिया दिख सकता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। कोरिया दो पार्ट पर मुश्तमिल है, नॉर्थ वाला कोरिया, साउथ वाला कोरिया, और दोनों के बीच में DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन मौजूद है, जो कि वर्ल्ड मोस्ट क्रूशियल बॉर्डर भी उसको हम कह सकते हैं। देन जापान इज हेयर, जापान जिसको निपन कहा जाता है जापानीज लैंग्वेज के अंदर, और ये भी एक तरह से आइलैंड की सूरत में कंट्री है, किसी जापान के चारों तरफ दूसरी और कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। तो और इसका कैपिटल आपके पास टोक्यो है। और जापान के फिर आप और ईस्ट साइड पे जाओगे तो आपको पैसिफिक ओशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो बड़ा समंदर मिलेगा, और काफ़ी एक बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन आपको वहाँ पर जाकर मिलेगा।
नेक्स्ट अगर हम इसको लेकर आते हैं और साउथ की जानिब, तो यहाँ पर कुछ इंडो चाइना कंट्री जिसके बारे में क्लास में बता रहा था, इंडो चाइना कंट्री मिलेंगे, लाओस मिलेगा, इस तरह से जो है वो वियतनाम मिलेगा, कंबोडिया मिलेगा। दीज आर द कंट्रीज इंडो चाइना जिसको हम कहते हैं, जो कि फ्रेंच के कब्जे में थे। ठीक है, यस, बर्मा इज़ द न्यू नेम। ये बर्मा यहाँ पर जो कंट्री है, तो बर्मा बिल्कुल बांग्लादेश के साथ ही एक कंट्री मौजूद है बर्मा। तो बर्मा जो कंट्री है, दिस इज़ एक्चुअली, इसका न्यू ओल्ड नेम बर्मा है, न्यू नेम इसका जो है वो म्यांमार है, म्यांमार इसको हम कहते हैं। और बर्मा का जो कैपिटल है दैट इज़ रंगून, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ दिस बर्मा। ज़्यादातर बंगाली पीपल ही यहाँ पर बर्मा में रहते हैं, बर्मी बंगाली उनको कहते हैं। अच्छा, बांग्लादेश को आप देखें तो इसके बांग्लादेश की वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ इंडिया ही है, दोनों तरफ इसके इंडिया है। और यहाँ पर जो इंडिया से जो यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा पार्ट आगे जा रहे हैं, इसको चिकन स्नैक कहा जाता है। चिकन स्नैक मतलब मुर्गी की गर्दन, थोड़ा सा एरिया है, उसके साथ ही वो पूरा कनेक्ट है इसके साथ, इस पूरी ये भी इंडिया का पूरा पोर्शन है। इसमें आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, इस तरह के दार्जिलिंग है, ये सारे एरियाज है जहाँ पर जो है वो नेशनलिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि इंडिया से अलग होना चाहते हैं। और ये हर वक्त एग्रेसिवनेस के शिकार होती है पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो एरियाज़ हैं उनको चाइना भी सपोर्ट कर रहा होता है और वो सब ये चाहते हैं कि इंडिया से वो अलग हो जाए, सेपरेशन चाहते हैं। तो वो चिकन नेक के साथ पूरा जो इंडिया है ना बांग्लादेश के ईस्ट साइड पर, और यहाँ के लोग भी थोड़ा सा चाइनीज इन्फ्लुएंस रखते हैं, मतलब चाइनीज़ टाइप की बोलियाँ बोलते हैं। और इनकी शक्ल अगर आप देखोगे ना, इनके फेसेस वगैरह तो लाइक चाइनीज़ टाइप ऑफ फेस इनका होता है, मुख्तलिफ मूवीज़ वगैरह में जैसे आप देखते होंगे ना, है वो इंडियन बट यस बिल्कुल बिल्कुल ट्यूबलाइट के अंदर भी आपने देखा होगा मूवी के अंदर। अच्छा, जब हम और साउथ की तरफ थे तो थाईलैंड यहाँ पर आता है, द कंट्री ऑफ वाइट एलिमेंट्स। बैंकॉक जो है उसका हमारे पास कैपिटल सिटी मौजूद है। और अगर हम इस साइड पे आते हैं, मतलब कि नॉर्दर्न साइड पे, सॉरी साउदर्न साइड पे आते हैं, फिर आपको यहाँ पर मलेशिया मिलता है। मलेशिया इज़ आल्सो अ मुस्लिम कंट्री एंड कोलालमपुर जिसका कैपिटल है। और यहाँ पर आपको मिलता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहा जाता है सबसे ज़्यादा जजीरे जो है ना वो दुनिया में जो है वो इंडोनेशिया के अंदर ही मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ जो है वो मतलब आइलैंड्स, जजीरे बहुत ज़्यादा हैं, जजीरे जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। बोर्नियो, सुमाट्रा इनके बड़े जजीरों में से एक है। ये ज़्यादातर जो कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है जो ब्राउन कलर से ओवरऑल, दैट इज़ कम्प्लीटली व्हाट, दैट इज़ कम्प्लीटली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पॉपुलेशन वाइज मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। और यहाँ फिलीपीन भी आपको दिख सकता है, फिलीपाइन जिसको हम कहते हैं, मनीला इसका कैपिटल सिटी है क्या, ठीक है। तो दिस इज़, ये भी एशिया का पार्ट है, लेकिन ये आपके पास नॉर्दर्न एशिया, ये सॉरी साउदर्न एशिया के, साउथ एशिया के भी और ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर में आता है। ईस्टर्न एशिया को हम कह सकते हैं, या फार ईस्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया के साथ ही जो है वो यहाँ पर एक कंट्री इसमें मिला हुआ है, दैट इज़ न्यू गिनी जिसको हम कहते हैं। और न्यू गिनी के साथ दैट इज़ के ये हमारे पास ब्रुनाई कंट्री आता है, ब्रुनाई दारुस्सलाम, जो कि मुसलमानों का कंट्री और काफ़ी अमीर मुल्क है। तो ये मैंने आपको एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि एशियन कॉन्टिनेंट के पार्ट्स, मिडिल ईस्ट के बारे में बताया आपको यहाँ पर मैंने आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बारे में बताया, गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बताया, साउथ एशिया के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, चाइना रशिया के बारे में बताया, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मलेशिया, एक्चुअली यहाँ पर मलेशिया का जो पार्ट है ना, यहाँ देखें ये पूरा कंप्लीट आप देखें तो यहाँ ब्राउन कलर से जो आपको दिख रहा है दिस इज़ इंडोनेशिया कम्प्लीटली, ठीक है। और जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर से, दिस इज़ मलेशिया। तो मलेशिया भी आइलैंड्स की सूरत में ही, डिफरेंट आइलैंड इसके अंदर मलेशिया के अंदर भी मौजूद है, आइलैंड टाइप कंट्री है। यस, मलेशिया में ट्विन टावर है कोलालमपुर के अंदर। कभी किसी ज़माने में दुनिया के बिगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट कह लो कि उसको अवार्ड मिला था, टॉलेस्ट बिल्डिंग का उसको अवार्ड मिला था। एशियन कॉन्टिनेंट्स और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आपने कहा मलेशिया भी उसमें रहा, गुलामी में रहा है। यस, मलाया जिसको हम कहते हैं, मलाया पहले नाम था, तो ब्रिटिश कब्जे में रखा हुआ था, ब्रिटिश ने मलेशिया को अपना। ट्विन टावर काफ़ी बात की, उसके बाद प्रोडक्शन है इसकी, ठीक है। तो अच्छा, अब मुस्लिम बेल्ट की बात करें तो मुस्लिम बेल्ट जो है ना वो एशिया से लेकर अफ्रीका तक वो कनेक्टेड था, द ग्रेट मुस्लिम बेल्ट, जो आज भी है मौजूद, लेकिन आज अलग अलग कंट्रीज़ की सूरत में, पहले वो कंप्लीट एक मिल्लत थी, कंप्लीट सारे इस्लामिक कंट्रीज़ थे। जैसे अब यहाँ देखें तो मैं कंट्रीज़ को मार्क करते हुए जा रहा हूँ, जैसे कि मोरक्को, मोरितानिया, ठीक है, दिस इज़ माली, अल्जेरिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एथियोपिया, ये सारे कंट्रीज़ अफ्रीका के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ कनेक्टेड चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दैट इज़ पैलेस्टीन, देन जॉर्डन, सीरिया, टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया,
कतर, बहरीन, UAE, ओमान, यमन, ईरान, ठीक है। इस तरह से यहाँ आगे जाए तो अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट मुस्लिम बेल्ट। जितने कंट्रीज़ का मेरा नाम नहीं है, सब मुसलमान कंट्रीज एक साथ कनेक्टेड चलते हुए आ रहे हैं। अफ्रीका से स्टार्ट होकर एशिया तक जा रहे हैं। ये पूरा मैप में बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है किस तरह से कनेक्टेड है सारे कंट्रीज आपस में। ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, एक जब हम यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यूरेशिया, देन इट इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया कैसे कहते हैं? यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट सबको अगर कंप्लीट मिला दिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर ये पूरा यूरोप, दिस इज द कंप्लीट यूरोप, और यूरोप को जब हम पूरे इस एशियन कॉन्टिनेंट से अगर हम इसको मिला दें कंप्लीटली, तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, दैट इज कॉल्ड यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया का मिलाप है। लेकिन ये असल में दो कॉन्टिनेंट्स का मिक्सचर है, यूरोप और एशिया का, वरना यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। आई थिंक से कि एशिया को हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ चीज़ों को कि एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ से तो कंप्लीट नहीं है, इधर से यहाँ से कट कर देते हैं इसको, ठीक है। दिस इज द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कंट्री रशिया है, रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से चाइना है। 5 कंट्रीज आपके पास सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया। कुछ कंट्री मैंने आपको पर्शियन गल्फ के साथ दिखाया, गल्फ नेशंस। कुछ कंट्रीज मैंने आपको बताया मिडिल ईस्टर्न कंट्री, मिडिल ईस्टर्न नेशंस, मिडिल ईस्ट के दैट इज मशरिक वस्ती के ममालिक जो अरबिक स्पीकिंग करते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो ईस्टर्न एशिया है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और इस तरह फिलीपीन है, ठीक है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और कुछ इंडो चाइना कंट्री जो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई थिंक एशियन कॉन्टिनेंट क्लियर है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एशिया के ओशियंस के बारे में सवाल हुआ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि एशिया के अंदर जो ओशियन है, हमारे पास 2 ओशियंस आते हैं। एक इंडियन ओशियन आता है, ठीक है, जिसको बहरे हिंद कहते हैं, ये कंप्लीट इंडियन ओशन है जो मैंने आपको बताया था नीचे साइड पे। और एक इधर पर आता है राइट साइड पे, दैट इज कॉल्ड पैसिफिक ओशियन। 2 ओशियंस आते हैं। अब ओशियंस के अंदर समंदर होते हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो समंदर लगता है ना, इंडियन ओशन का जो समंदर, दैट इज कॉल्ड द अरेबियन सी, बहिर अरब जिसको कहा जाता है। कराची का साहिल इसी के साथ लगता है, गवादर का पोर्ट भी इसी के साथ लगता है, और इंडिया भी पूरा का पूरा चारों तरफ से इंडियन ओशन के साथ घिरा होता है, ठीक है, बहरे हिंद। अच्छा, अरेबियन सी के साथ यमन का जो कोस्ट है, यमन ओमान, वो अरेबियन सी के साथ लगता है। पर्शियन गल्फ कंट्री मैंने बता दिया। पर्शियन गल्फ किसको कहते हैं? जो चारों 3 तरफ से ज़मीन से घिरा हो, ठीक है। रेड सी की बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर दिख सकता है, रेड सी, ठीक है, यस, रेड सी, जिसको हम लोग कहते हैं बहीरा अहमर। अहमर जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अहमर के मतलब होता है रेड, लाल रंग। तो बहीरा अहमर कहलाते हैं, ये पूरा रेड सी है कम्प्लीटली, ठीक है। इस रेड सी को आप देखें, सॉल्टेड वाटर इसका, इसी के पानी को डिसैलिनेट करके इसका नमक ख़त्म करके सऊदी अरब इसको इस्तेमाल करता है। यस, रेड सी इसलिए कहते हैं कि इसके जो कह लो कि इसके जो शोर है, साहिल समंदर है, वहाँ रेड कलर की एक जड़ी बूटी उगती है, जिसकी वजह से साहिल का कलर आपको लाल दिख रहा होता है, रेड कलर का दिख रहा होता है ना, साहिल थोड़ा रेड शेड पे दिख रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड सी। और यही वो रेड सी है जिसको इजिप्ट से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पार किया था। कहाँ पर जाने के लिए भाई? इजिप्ट से उसको पार किया था जाने के लिए आप जेरूसलम या फ़लस्तीन। जो जब उन्होंने असा मारा था तो 2 ज़मीन जो है ना वो समंदर फट गया था और बीच से रास्ता निकल आया था। दिस इज द सी, इसको रेड सी कहते हैं। 3 तरफ से पानी से घिरा हो, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। जैसे इंडिया एक पेनिनसुला, बांग्लादेश की तरफ आया जी, नहीं बांग्लादेश पेनिनसुला नहीं है, वाई बांग्लादेश का तो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट एरिया है। पाकिस्तान के देखो सिर्फ एक तरफ पानी है, बांग्लादेश की भी सिर्फ एक ही तरफ पानी है। मतलब अगर मैं उसको आपको डिटेल में आपको थोड़ा मैप को वो करके दिखाता हूँ, जूम करके, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ। ओके, नाउ हियर इज बांग्लादेश विच वॉज वंस कॉल्ड द ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान जिसको हम लोग कभी कहा करते थे। कैपिटल सिटी इसका ढाका है। और ये मैंने बताया ना, चिकन सेट बताया था, मुर्गी का सर जैसा होता है। ये यहाँ से निकलकर थोड़ा सा एरिया, इतना एरिया देखो, इतना सा एरिया ना जहाँ से गुजरने का एरिया है। ये भी ग्रीन कलर का पूरा इंडिया है, यहाँ से लेके ये पूरा इंडिया यहाँ तक जा रहे हैं। बांग्लादेश के ईस्टर्न साइड में भी इंडिया है, लेकिन इसके लिए एक पूरा एरिया यहाँ से गुजर कर जाना पड़ता है, जिसको ज़्यादातर नेशनलिस्ट लोग बंद रखते हैं हर वक्त।
नेशनलिस्ट मोरा जिहादी इंडिया के जो है वो लोग उसको बंद रखते हैं, ताकि इनको वो चाहते हैं कि बस उसको अलग करके कट के हम अलग कंट्री अपना बना लें सारे, ठीक है। वो ज़्यादा चाइना रिलेटेड पीपल है, चाइनीज़ बोलने मतलब चाइनीज़ तरह की शक्ल उनकी दिखती है। आसाम वगैरह का अगर आप सर्च करें इंटरनेट पर तो आपको दिख जाएगा उनके बारे में। अच्छा, अब जो आपका सवाल था कि बांग्लादेश पेनिनसुला है कि नहीं, पेनिनसुला वो जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। यहाँ देखिए इंडिया है, देखिए इधर पे भी इंडिया है, इधर पे भी इंडिया है, ऊपर भी इंडिया ही है। बांग्लादेश की 3 तरफ इंडिया है, पानी सिर्फ इस तरफ है ना, साउदर्न साइड पे। और ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? बे ऑफ बंगाल, समंदर, खलीज बंगाल जिसको कहते हैं। ज़्यादातर कराची शहर में और पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं तो बारिश का बादल वगैरह सब खलीज बंगाल से बनकर वहाँ पर जाता है। तो आता है खलीज बंगाल में कि नया सिस्टम तैयार हो रहा है और जल्द पाकिस्तान पहुँचेगा तो बारिशें होंगी। तो ये वो एरिया है जहाँ से बारिशें बनती हैं। तो एक तरफ से पानी है, तो करा पाकिस्तान वाली सिचुएशन है इसकी। क्लियर? ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट को खत्म करने के बाद मैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में आता हूँ, दैट इज कॉल्ड ओशियाना। तो अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं इसको ओशियाना कह रहा हूँ। ओशियाना इसलिए कहता हूँ कि पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था, अब इसको ओशियाना कहते हैं। ओशियाना में सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री आता है ऑस्ट्रेलिया। ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है जिसका कैपिटल जो है वो नॉट कैपिटल इज नॉट सिडनी। देखो स्टार जिसमें लगा हुआ है वो कैपिटल है, स्टार लगा हुआ है कैनबरा में, कैनबरा इज द कैपिटल। सिडनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी बट इट इज नॉट द कैपिटल। सिडनी आपको यहाँ पर कहीं पे ये ब्रिस्बेन मिल जाए, यहाँ पर सिडनी मिल रहा है। देखो सिडनी में स्टार नहीं लगा हुआ, सिडनी, ब्रिस्बेन, न्यू कैसल, ये सारे कैसे, मेलबोर्न, एडिलेड, दे ऑल आर एक्चुअली द सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया बट द मेजर सिटी या द कैपिटल सिटी इज कैनबरा। ज़्यादातर जो, अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादातर जो है ना इसके अंदर, ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़ है ना वो शोर के साइड पे, शोर से मुराद साहिल समंदर के साइड पे। सिडनी चूँकि हार्बर है ना इस वजह से ज़्यादा फेमस है। और यहाँ तक कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आबादी जो लोग रहते हैं ना, जो लोग रहते हैं ज़्यादातर वो इसी पार्ट में रहते हैं, बस इतना पार्ट है ये वो पार्ट है जहाँ पर रहते हैं, बाकी ये पूरा पार्ट खाली है। इसको वेस्टर्न डिजर्ट कहते हैं। हाँ, पूरा डेजर्ट है कम्प्लीटली। जो लोग रहते हैं बस इतने ही पार्ट में रहते हैं उसके, समंदर के इस वाले साइड पे। इस साइड पे लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो सांपों की सरजमीन उसको हम कहते हैं, स्नेक्स रहते हैं यहाँ पर सिर्फ ज़्यादातर। तो ये कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया पूरा के पूरा आबाद नहीं है, थोड़ा सा आबाद है वो भी इस तरफ, वरना आबादी कितनी ज़्यादा होती है अगर पूरा आबाद होता। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बाद नेक्स्ट कंट्री यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका बहुत फेमस, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जैसे कैपिटल वेलिंगटन है, वो 2 जज़ायरों की सूरत में है। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पैसिफिक आइलैंड्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, डिफरेंट छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। सोलोमोन आइलैंड है, टुवालो है, वेनुआटू है, फिजी है, इस तरह से फ्रेंच पोलिनेशिया है। ये बहुत सारे छोटे मोटे जो है ना, नाउरू है। तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे आपको यहाँ पर कंट्रीज़ मिल जाएंगे, छोटे छोटे आइलैंड टाइप कंट्री मिल जाएंगे। उन सबको हम ओशियाना के अंदर जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ओशियाना के अंदर क्या है भाई, फिर से याद रखें, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसके अंदर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के बाद सेवरल स्मॉल आइलैंड्स है जो पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। ठीक है, तो उनके नाम बहुत सारे हैं, तो वी डोंट वांट टू काउंट देम इन द लेक्चर। ठीक है, सो नाउ हियर इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट जो मैं कवर करने वाला हूँ, दैट इज यूरोप। तो मैं यूरोप के बारे में आपको बात बताता हूँ। यूरोप का कॉन्टिनेंट कंप्लीट आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो एशिया के साथ कनेक्टेड है। अगरचे रकबे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा छोटा कॉन्टिनेंट है, बट आबादी के लिहाज से जो काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, दिस इज़ यूरोप। यूरोप के अंदर काफ़ी सारे पोर्शंस हम बना सकते हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर मैं डिफरेंट पोर्शंस आपको दिखाता हूँ। यूरोप में सबसे ज़्यादा टॉप पे अगर आप जाएंगे ना, नॉर्थ की तरफ जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 3 कंट्रीज़ मिलेंगे, दैट इज़ नॉर्वे, स्वीडन मिलेगा, और उसके अलावा डेनमार्क। ये जो 3 कंट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं ना, ये काफ़ी ठंडे कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जो कि नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब है। नॉर्वेजन ही यहाँ पर इनके सामने मौजूद है। तो इन कंट्रीज़ को हम लोग मिलाकर कहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्कैंडिनेवियन नेशंस, या स्कैंडिनेवियन नेशंस, ये स्कैंडिनेवियन नेशंस कहलाते हैं ये 3 कंट्री। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, नॉर्वे का कैपिटल है ऑस्लो, और डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, अच्छा नॉर्वे से अगर आप चाहो कि अगर आप और इसके ऊपर टॉप पर जाओ ना, तो आप चाहो कि सर हम और ज़्यादा इसके नॉर्थ साइड पर जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ लो कि नॉर्थ पोल से पहले एक एरिया मिलता है, नॉर्वे का एक एरिया मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड सवेलबार्ड। तो सवेलबार्ड जो है, दिस इज एक्चुअली द लास्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का आखिरी कोना इसको कहा जाता है नॉर्वे का ये जो शहर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। ये जो सवेलबार्ड है नॉर्वे का, ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है।
इसी के अंदर जो है वो एक वर्ल्ड सीड स्टोरेज बनाया गया है कि दुनिया भर के बीजों को जमा करके यहाँ पर रखा गया है ठंडे में, ताकि अगर दुनिया कहीं से ख़त्म हो जाए किसी तरह से, किसी न्यूक्लियर वॉर में, थर्ड वर्ल्ड वॉर में, तो लोगों के पास बीजें स्टोर हो जिसकी मदद से वो दोबारा से ज़राअत करके दुनिया को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। तो दैट इज़ बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में उन्होंने रखा हुआ है सवालबाड़ में। तो बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो तो ये तो मैंने आपको बताया बिल्कुल टॉप के। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, दे आर कॉल्ड ए स्कैंडिनेवियन नेशन। और अगर आप फिनलैंड को भी इसके अंदर ऐड कर दोगे तो फिर दे आर कॉल्ड नॉर्डिक नेशंस, नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज उनको कहते हैं जो नॉर्वेजियन सी के आसपास हैं। तो उसके अंदर आपके पास फिनलैंड भी फिर उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, चूँकि पोलर रीजन्स के करीब है, नॉर्थ पोल के करीब है। तो जब हम आते हैं इसके नेक्स्ट साइड पर, तो यहाँ पर आपको देख मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो यूनाइटेड किंगडम या जिसको हम यूके कहते हैं, ये पूरा पोर्शन जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है ओवरऑल, दिस इज यूनाइटेड किंगडम या यूके, जिसको हम लोग बरतानिया भी कहते हैं। इसी को बरतानिया भी कहा जाता है। और ये 4 कंट्रीज का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर 3 कंट्री तो इसके अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट इज इंग्लैंड आ जाएगा इसके अंदर, ये कंप्लीट, ये जो बड़ा है ना कंप्लीट जो ये जजीरा है बड़ा सा, ठीक है, तो इसको कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन, इसको द ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन एक सबसे बड़ा जो जजीरा है, ये आइलैंड है। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपका ये वाला पार्ट आपका कहलाता है इंग्लैंड, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, स्कॉटलैंड। और उसके साथ कहीं पर एक छोटा सा एक और पार्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं वेल्स। और उसके बाद इस तरफ आ जाओ आप, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का थोड़ा सा इस जगह पर मिल जाए, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड। ये चौथा पार्ट है। तो 1 2 3 4 पार्ट है, 4 कंट्री से मिलकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो पार्ट है ना, दिस इज साउदर्न आइलैंड, इसको हम आयरिश रिपब्लिक कहते हैं, ये अलग कंट्री है। तो आयरलैंड पूरा कुछ भी नहीं है, या तो आयरलैंड नॉर्दर्न आइलैंड है या तो साउदर्न आइलैंड है। नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्थ वाला जो आइलैंड है वो यूके के साथ कनेक्टेड है, वो यूके में आता है। बट ये वाला आइलैंड जो ग्रीन कलर का है वो यूके में नहीं आता, वो अलग कंट्री है जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है, या आयरिश रिपब्लिक इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेक्सिट जो चीज़ होती है वो तो ये था कि ब्रिटेन, ये जो पूरा एरिया है ब्रिटेन का, यूके का, ये पूरा द ग्रेट ब्रिटेन है, इसने आपको यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया था। यूरोपियन यूनियन क्या है, ईयू के तमाम यूरोपियन नेशन, ये जो पूरे यूरोप का मैंने कॉन्टिनेंट आपको दिखा रहा हूँ, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट नहीं है तो उसको आप परेशान ना होना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट ये है, दिस इज ओके, आई एम गुड, ओके। तो ये जो ब्लैक से मैंने डाल दिया ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ पर अफ्रीका आ रहा है, वो वहाँ पर एशिया शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर कंट्री इसके जो यहाँ पर मौजूद है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ईयू का पार्ट है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूके ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, इसको हम ब्रेक्सिट कहते हैं, ब्रिटेन एक्सिट जिसको हम कहते हैं। तो वो ब्रेक्सिट को एरिया नहीं है, दैट इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी कि वो किस तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। हाँ बच्चे, अब आते हैं हम यहाँ पर आते हैं यूरोप के साइड पे आते हैं। यूरोप के साइड मैंने आपको एक बात तो बताई थी, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, बहुत अमीर है, जिसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली ये सब आते हैं। और ईस्टर्न यूरोप जो है वो इतना ज़्यादा अमीर व कबीर नहीं है, थोड़े से मतलब कि मिडिल तबके का जो है वो कह लो कि, या पुअर यूरोप उसको हम कह सकते हैं, थोड़ा गरीब है। वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले में काफ़ी गरीब है ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कुछ कंट्रीज़ के बारे में, तो यहाँ पर एक बाल्टिक सी है, ये एक समंदर है यहाँ पर यूरोप में, दिस इज कॉल्ड बाल्टिक सी। और यहाँ पर एक नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी वाले कंट्रीज असल में होते हैं नॉर्डिक नेशंस। नॉर्डिक नेशन नॉर्थ सी के साथ मिल रहे होते हैं, तो ये सारे जो नॉर्थ सी के साथ आ रहे हैं उनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। बाल्टिक सी के साथ जो कंट्रीज आते हैं इनको हम लोग कहते हैं बाल्टिक नेशंस। और बाल्टिक नेशन में 3 कंट्री आते हैं, ठीक है, 3 कंट्री हैं, लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। शॉर्ट में लिखा हुआ EST लिखा हुआ, जैसे एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं बाल्टिक सी के साथ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द बाल्टिक नेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, आपको एक और पेनिनसुला में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बच्चे। देखो, एक पेनिनसुला आपको ये दिख रहा है सब, अगर आपको तो आप पहचान जाओगे पेनिनसुला देखकर, है ये पेनिनसुला, बिल्कुल। इस पेनिनसुला को कंप्लीट जो है ना, ये जो पेनिनसुला है इसको हम लोग कहते हैं बल्कान, बल्कान, ठीक है, जिसको बल्कान कहते हैं, बल्कान पेनिनसुला। और इस पेनिनसुला तुर्की के साथ कनेक्टेड है कम्प्लीटली। और तुर्की ने बल्कान के एक बड़े एरिया में एक लंबे अरसे तक सल्तनत उस्मानिया में राज किया है बल्कान ने, लेकिन अब नहीं है उनका राज, वरना ये पूरा जो है ना एरिया सल्तनत उस्मानिया के एंट्री पे था, ऑटोमन एम्पायर के पास था, बड़े बड़े सलातीन के दौर में। क्योंकि जब वो तुर्की से आगे बढ़े तो उन्होंने काफ़ी बल्गारिया, रोमानिया, बहुत कुछ फतह कर लिया था, ठीक है। अब लेकिन ये क्रिश्चियंस के पास है। तो मैं ये बता रहा था, इसको हम बल्कान कहते हैं। क्यों बल्कान कहते हैं? 3 तरफ से ये समंदर से जुड़ा हुआ, तीनों अलग अलग समंदर है। यहाँ से ये ब्लैक सी से जुड़ा है, जिसको उर्दू में बहीर अस्वद कहते हैं। अगर
नॉर्दर्न साइड की, सॉदर्न साइड की बात करोगे तो ये सॉदर्न साइड पे यहाँ पर इसके ये जो समंदर, ये तो मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी जो है वो तो अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा होता है। दिस इज़ ये बहुत बड़ा समंदर है जिसको हम उर्दू में कहते हैं बहीरे रोम। ये बहीरे रोम क्या करता है, अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट कर रहा होता है। ये यहाँ पर एक समंदर है, नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, एजेंस सी इसको कहते हैं। और यहाँ पर एक समंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रियाटिक सी। तो अब अगर आप इस नेशन को देखोगे, इस पूरे पेनिनसुला को देखोगे तो तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, ब्लैक सी से, एजेंस सी से और एड्रियाटिक सी से। ये पूरा कहलाता है बल्कान पेनिनसुला। इसके अंदर काफ़ी सारे कंट्री, जितने कंट्री इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स इसके अंदर जो है वो 12 नेशंस आते हैं, 12 कंट्रीज आते हैं। तो वो 12 कंट्री इसके जो है वो बल्कान्स कहलाते हैं। इसके अंदर मिसाल के तौर पे जैसे कि स्लोवाकिया आता है, इसके अंदर, सॉरी स्लोवाकिया नहीं आता, रोमेनिया आता है, मोल्डोवा आता है, सर्बिया आता है, बोस्निया हर्जेगोविना आता है, क्रोएशिया आता है, बुल्गारिया आता है, मैसेडोनिया आता है, अल्बानिया आता है। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उसके अंदर बल्कान कंट्रीज़ कहलाते हैं। अच्छा, इनमें भी कुछ पोर्शन अगर मैं इसको एंटर करूँ ना, सर्बिया वाला पार्ट, जैसे क्रोएशिया, ये सर्बिया और ये बल्गारिया और ये मैसेडोनिया को ले लूँ यहाँ से, और ये इस तरह से ये पूरा यहाँ से पार्ट अगर मैं लूँ, तो किसी ज़माने में ये सारे कंट्री मिले हुए थे और इस पूरे कंट्री को यूगोस्लाविया कहा जाता था। अगर आप कभी सुनोगे हिस्ट्री की बुक्स में यूगोस्लाविया, लेकिन यूगोस्लाविया अब वो कंट्री 90s के दौर में क्या हुआ था कि ये कंट्री यूगोस्लाविया ब्रेक हो गया था डिफरेंट नेशंस के अंदर, और यूगोस्लाविया के टूटने से ये सारे मुल्क बने थे, जिसमें से एक कंट्री आपके पास बहुत ज़्यादा फेमस है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये बना था। बोस्निया एंड हर्जेगोविना के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम किलिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने वहाँ पर जाकर ऑपरेशन किया था, ठीक है, बोस्निया में। तो ये वो पार्ट है, जब जाकर वो आज़ाद मुल्क है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, क्लियर है। बल्कान पेनिनसुला किसे कहते हैं, तो इसकी अपनी हिस्ट्री है बहुत, और ये बहुत ज़्यादा ना, ये जो बल्कान का जो एरिया है बहुत अरसे तक जो है ना ये अनस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, बहुत कम ही आज़ाद रहा है, कभी इसके हाथों कभी उसके हाथों, कभी किसी और ने इस पर हमला किया, तो ये हमेशा अनस्टेबल रहता था ये वाला पार्ट, इस वजह से मशहूर है। कोई सवाल कर रहा हूँ? अपनी फ़ौज है, अब तो इनके पास अपनी फ़ौज है, बट अब वो एक अलग स्टोरी है यूगोस्लाविया की। कभी वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा यूगोस्लाविया सेपरेट कैसे हुआ, क्या स्टोरी उसकी थी। जैसे मैं तो अभी मैप के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि क्या हुआ था। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप इसके बारे में बाकी और गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। और कुछ यू आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन? आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ ना, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, इसके बाद जब आओगे तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। इसके बाद एक कंट्री का और मिक्सचर यहाँ पर होता है, उसको हम कहते हैं बेनेलक्स। बेनेलक्स भी एक सब रीजन है। बेनेलक्स बेल्जियम, नेदरलैंड, लक्समबर्ग। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा बेल्जियम, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा नेदरलैंड और यहीं पर आपको मिलेगा लक्समबर्ग। तो ये तीन कंट्री मिलते हैं तो एक बनता है बेनेलक्स, जिनकी अपनी इकोनॉमिकल एक तरह से वो कनेक्शन है आपस में, इकोनॉमिकली पार्टीज हैं दोनों, एक दूसरे के साथ फ्रेंड कंट्रीज हैं। और ये आपके पास जर्मनी का ये पूरा पार्ट आपका, दिस इज द वेस्टर्न यूरोप। जर्मनी है जिसके अंदर बड़ा शहर मुल्क जिसका कैपिटल सिटी है बर्लिन। इस तरह से फ्रांस है जिसका कैपिटल है पेरिस। इटाली यहाँ पर आपको मिलेगा जिसका कैपिटल है रोम। ग्रीस आपको यहाँ पर मिलेगा जिसका कैपिटल है एथेंस। चेक रिपब्लिक मिलेगा आपको, प्राग कैपिटल है, पोलैंड मिलेगा, वार्सा कैपिटल इसका है। तो ये आपको डिफरेंट कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप के साइड पे मिलेंगे। और यहाँ पे एक और पेनिनसुला आपको मैं दिखाता हूँ अगेन। तो हियर यू कैन सी दिस पेनिनसुला कंप्लीट। ये भी एक पेनिनसुला है, पानी है, इधर पे भी पानी, इधर पे भी पानी है, इधर से मेडिटेरेनियन सी है और इधर पर आपके पास अटलांटिक ओशन आ जाएगा। तो ये वाला जो पेनिनसुला है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आइबेरियन पेनिनसुला। इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल ये दो कंट्रीज आते हैं। स्पेन का ये मुसलमानों के पास था, ठीक है, तो दैट इज़ जिसको उस वक्त एंडलुसिया कहा करते थे, लेकिन अब ये मुसलमानों के पास मौजूद नहीं है, अब ये जो है वो क्रिश्चियंस के पास है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ूँ, मैं जूम करके आपको एक और जगह दिखाता हूँ। देखो स्पेन जो है ना वो अफ्रीका से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो तो मोरक्को के साथ, तो मोरक्को में थोड़ा सा पोर्शन, ये मोरक्को है, मोराकेश जिसको कहते हैं। इससे जैसे ही आप स्पेन में जाओगे तो इतना सा एरिया आएगा जो कि किसका है, पानी का है। मतलब बिल्कुल जैसे मैंने बेरिंग स्ट्रेट के बारे में लेक्चर के स्टार्ट में बताया था किस तरह से रशिया अमेरिका से कनेक्टेड है, बिल्कुल वैसे ही स्पेन मोरक्को से कनेक्टेड है। इस वाले इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जैसे वो बेरिंग स्ट्रेट कहलाता था और ये कहलाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको जबल तारिक भी कहते हैं। तारिक बिन ज़ियाद अलैहि रहमा जब वो गए थे स्पेन को फतह करने के लिए, तो वो मराकेश से ही यहाँ से कश्तियाँ लेकर निकले थे और कश्तियाँ जला दी थी यहाँ पहुँचने के बाद। और उन्हीं के नाम पर एक कंट्री है जो कि अब यूके के कब्जे में है, जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर को कभी जबल तारिक कहा जाता था,
लेकिन ये जबल तारिक से चेंज हो गया, यहाँ पर जिब्राल्टर हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि जिब्राल्टर एक अलग कंट्री यूके के कब्जे में है, जो चाइना स्पेन के साथ ही है, और बिल्कुल वो कह लो कि मोराकेश के साथ लगता है वो। स्पेन का कैपिटल सिटी मैड्रिड है, पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। ये आइबेरियन पेनिनसुला के कंट्रीज में आपको बता रहा था, और इस साइड पे पूरा अटलांटिक ओशन है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यूरोप के बारे में खास बात और ये कि पहली बात कि यूरोप वो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर नो डेजर्ट है। यूरोप का जो पूरा आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं उसके अंदर कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है, कोई रेगिस्तान मौजूद नहीं है, मतलब पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर हम कह लें कि वो खाली हो, वहाँ पर लोग नहीं रहते हो। और ये सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के हैं, और इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो वीज़ा लगता है उसको हम लोग कहते हैं शेंजेन वीज़ा। शेंजेन वीज़ा किसे कहा जाता है कि इनके आपस में यूरोपियन यूनियन ने एक अच्छा इत्तेहाद रखा हुआ है कि अगर आपको जर्मनी का अगर आपको वीज़ा लग गया तो जर्मनी के वीज़े के ज़रिए, शेंजेन वीज़े के ज़रिए आप फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड और इटली और बाकी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के वो भी आप घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इसको हम शेंजेन वीज़ा कहते हैं। ये सब इनकी दोस्ती की निशानी है। इनके बीच में कोई भी कंट्री ऐसे नहीं जिनके बीच में तजाद हो, जिनमें कोई लड़ाई हो, जिसमें कोई फसाद हो। यूरोप के सारे कंट्री बिफ्रेंडेड हैं एक दूसरे के साथ। इनमें बॉर्डर्स भी जैसे नाम के बराए नाम बॉर्डर्स हैं। होटल्स के बीच में बना दिया बॉर्डर को, घर के बीच में बना दिया बॉर्डर को, ब्रिज के बीच में बना दिया बॉर्डर को। इस तरह से उन्होंने बॉर्डर्स बनाए हुए हैं आपस की, तो इनमें कोई भी इस तरह से लड़ाई झगड़ा यूरोपियन नेशंस के अंदर आपस में नहीं है। जर्मनी तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 को स्टार्ट किया था, 2 BC ने स्टार्ट किया था। फ्रांस वर्ल्ड वॉर की विनर आपको यहाँ पर दिख रही है। इटली का शहर रोम आपको दिख रहा है, जो कभी रोमन सिविलाइजेशन का हिस्सा था। ग्रीस आपको यहाँ पर दिख रहा है, यूनान जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर यूनानी लोग आए थे। एथेंस उसके कैपिटल सिटी है। ऑस्ट्रिया और हंगरी आपको अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है। पहले ये मिलकर एक ही थे, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जाकर ये सेपरेट हो गया, ब्रेक हो गया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया। ठीक है, चेक रिपब्लिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसका कैपिटल प्राग है। और यही जो रूरिटेनिया जो एंथनी होप ने बनाया था ना, रूरिटेनिया नाम की कंट्री, वो इसी चेक रिपब्लिक की जगह पर बनाया था। और स्टेल्सो जो है ना, वो प्राग के उसमें बनाया था, कॉन्सेप्शन को देखते हुए बनाया था। यहाँ पर पोलैंड है, जहाँ मैडम क्यूरी पैदा हुई थी, उसका कैपिटल है वारसा। ये यूक्रेन है, यूक्रेन जिसका कैपिटल कीव है। और यूक्रेन में ही क्या हुआ था भाई, चर्नोबाइल इंसिडेंट हुआ था, और एटॉमिक प्लांट फटा था जहाँ पर, चर्नोबाइल इंसिडेंट जिसको हम कहते हैं, यूक्रेन में हुआ था वो। ठीक है, फिनलैंड आपको दिख रहा है, जहाँ पर हेलसिंकी इसका कैपिटल सिटी है, और इसके पोलर लाइट्स। ये जो कंट्रीज़ है ना, नॉर्डिक नेशंस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर आपको सर्दी के रातों में क्या मिलता है, ऑरोरा देखने को मिलता है। ऑरोरा बोरियालिस मतलब डांसिंग लाइट्स, जो कलरफुल लाइट्स आपको ऊपर देखने को मिलती हैं, वो स्कैंडिनेवियन नेशंस कहलाते हैं, वो ऊपर हैं। ठीक है, यूरोप में और कोई क्वेश्चन आपके पास है? ओके, तो एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर रशिया के बिल्कुल साथ और चाइना के साथ एक हमारे पास कंट्री है मंगोलिया। और उस मंगोलिया को 2-3 वजूहात के बिना पर हम ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि सेकंड ग्रेटेस्ट डेजर्ट, दूसरा सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो मंगोलिया के अंदर ही मौजूद है। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया में मौजूद है। और इसी मंगोलिया से गेंगिस खान आया था, इसी से बिलोंग करता था। गेंगिस खान, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, चंगेज़ खान। और इसी ने क्या किया था, मंगोल एम्पायर बनाए थे। मंगोल एम्पायर मंगोलिया से निकली है, जिसका कैपिटल यूलान बटार इसका कैपिटल है। तो उन्होंने पहले मंगोलिया, पहले वहाँ से निकले थे, तो पहले चाइना को इन्वेट किया था उन्होंने। फिर चाइना को इन्वेट करने के बाद सेंट्रल एशियन कंट्री की तरफ आए थे, और इस तरह से फिर आगे बढ़े थे। सेंट्रल एशिया को जो है वो तख्तो तराज करते वो आगे की तरफ बढ़ते गए थे, तुर्की तक पहुँचे थे, जैसे कि आपने ड्रामों वगैरह में देखा है मुख्तलिफ। तो वो फिर आखिर अफ्रीका में जाने के बाद उनको शिकस्त हुई थी। तो ये दिस इज द नेशन मंगोलिया, जहाँ से मंगोल्स निकले थे। जी नहीं, उस तरफ से भी आए थे, मतलब मंगोल चंगेज़ खान जो था ना, वो उसने अपना पोर्शन ये लिया था कि वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा था, चंगेज़ खान। लेकिन चंगेज़ खान के जो बाकी बेटे वगैरह थे, हलाकू खान हो गया, कुबलाई खान हो गया, मंगू खान हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट जगहों पर उन्होंने इंडिया को भी इन्वेट किया था, डिफरेंट और कंट्री को भी इन्वेट किया था। अब इंडिया में जाने के बाद कुछ कंट्रीज़ को तो ये हुआ था कि वो कंट्री को उन्होंने कभी इंडिया में गए तो इंडिया में कुछ बादशाह उनको शिकस्त दी थी, कभी उन्होंने शिकस्त दे दिया था किसी को। वो इंडिया की हिस्ट्री में मैंने उसको बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब हम आते हैं तो पाकिस्तान में हमें ये रीजन जो मिलता है, ओवरऑल जो ब्राउन कलर से दिख रहा है, दिस इज़ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये वाला जो पार्ट यहाँ से जो दिया है, दिस इज LOC, जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। 1972 में जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और ये जो पोर्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से ये सिर्फ इंडिया के अंडर में शो किया गया है। ये पार्ट जो है ना कंप्लीट, ये दिस इज़ कॉल्ड जम्मू कश्मीर, जिसको हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान में कहते हैं। पाकिस्तान में इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, कि मकबूजा कश्मीर, जिसको इंडिया ने अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है।
अच्छा, अब यही इंडियंस अपने मैप को जब बनाते हैं तो वो यहाँ पर जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का एरिया है उसको शो करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो वो एक पॉलिटिकल गॉसिप की वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल मैप्स के अंदर ये वाला पार्ट ये इंडिया के पास दिखाया जाता है जम्मू कश्मीर का, और आज़ाद कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के पास दिखाया जाता है, और इसको LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, 1972 में जो बनाया गया था, और जो दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर है ये वाला। ये जो बॉर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर। एक डेंजरस बॉर्डर मैंने आपको बताया DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन, जो कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, और एक ये बॉर्डर आपके पास है। अब इसमें चाहिए उसके बाद जो कंप्लीट बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो कि रेड क्लिफ नाम के शख्स ने बॉर्डर को ड्रॉ किया था। और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कर्जन लाइन। इसको कर्जन लाइन कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन नाम के एक ब्रिटिश ने इसको बनाया था। तो ये कर्जन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, यहाँ से फिर इधर से भी आप देख लो, इधर से ये पार्ट कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इंडियन क्लेम यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया का दावा। दिस इज कॉल्ड एक्साई चीन। इसको एक्साई चीन कहा जाता है। यस, एक्साई चीन का इलाका जो है ना, वो चाइना कहता है कि ये हमारा एरिया, और इंडिया ने इसको अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। और इसके एक्साई चीन की वजह से आजकल चाइना और इंडिया में काफ़ी झड़पें भी चल रही है, आपने टीवी में देखा होगा। यस यस, बिल्कुल। ग्लेशियर पर जो है वो पाकिस्तानी लद्दाख का इलाका उस पर भी है, बट इट इज़ अ पॉलिटिकल गॉसिप। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन दिस मैप। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, अभी हमने एशिया कॉन्टिनेंट डिस्कस कर लिया, यूरोप को मैंने वर्बली बता दिया, और अब मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में एक्सप्लेन आपको करता हूँ। तो दिस इज अफ्रीका। तो दिस टाइम फॉर अफ्रीका। ओके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वो कंप्लीट जो है वो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है रकबे के लिहाज से, और काफ़ी सारे उसके अंदर जो है नेशंस मौजूद हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो आपके पास, अगर मैं नॉर्थर्न, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न अफ्रीका, इसके अंदर जो है बहुत बड़ा रेगिस्तान इसके अंदर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड सहारा डेजर्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट तो इसका पूरा सहारन अफ्रीका कहलाता है, जो ज़्यादातर लीबिया, इजिप्ट वगैरह ये सारे जो है वो किसके साथ घिरे हुए हैं, रेगिस्तान के साथ। और सहारा इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं, दिस इज कॉल्ड सब सहारन अफ्रीका। ये सब सहारन अफ्रीका कहलाता है, और ये जो सारे जो है वो ये कंप्लीट जिसका पार्ट है पूरा का पूरा, वो किसके साथ घिरा हुआ है, जंगलात के साथ। बड़े जंगल, घने जंगल हैं। और यहाँ पर आपको साउथर्न पार्ट में जो अफ्रीका का एक कंट्री यहाँ पर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड साउथ अफ्रीका। ऊपर के जिसके कंट्री आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे के सारे मुस्लिम बेल्ट के कंट्रीज आ रहे हैं, सारे मुस्लिम बेल्ट के हैं। लीबिया कैपिटल ट्रिपोली है, इजिप्ट का कैपिटल आपके पास कायरो है, मोरक्को का कैपिटल आपके पास रबात है। इस तरह से डिफरेंट आपको यहाँ पर जो है वो कंट्रीज आपको दिख सकते हैं, जो कैपिटल्स दिख सकते हैं। और ज़्यादातर जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, उनमें कुछ क्रिश्चियन नेशन ज़्यादा आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे लाइक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इस तरह से कॉन्गो हो गया, गबून है, कॉन्गो है, तंजानिया है, केनिया, युगांडा, इनमें ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियंस इनके अंदर ज़्यादातर मौजूद हैं। और ये घने जंगलात जो है ना अफ्रीका के, वो इन्हीं सारे कीनिया वगैरह और कॉन्गो और इन सब के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, और ज़्यादा अगर हम इसमें साउथ की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका मिलता है, जो कि क्रिकेट टीम में जिसकी जो है मौजूद है। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक और कंट्री है, कंट्री के अंदर भी कंट्री कभी कभार मौजूद होती है, जैसे कि इटली के अंदर वेटिकन सिटी है, वैसे साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री लेसोथो, उसको हम कहते हैं। लेसोथो एक ऐसा मुल्क है जो एक मुल्क के अंदर से बना हुआ है, मतलब एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ दूसरी कंट्री से घिरा हुआ है, तो इसको लेसोथो एक कंट्री है जो यहाँ पर इसके साथ फेमस है। बाकी और काफ़ी सारे नेशंस आपको यहाँ पर इसके अंदर दिख रहे होंगे। लाइक ये वाला जो पोर्शन इसका है अटलांटिक ओशन की तरफ से आ रहा है, और ये वाला कंप्लीट पोर्शन इसका जो है वो इंडियन ओशन की तरफ से घिरा हुआ है, मतलब ईस्ट साइड से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, और लेफ्ट साइड से या फिर वेस्ट साइड से ये अटलांटिक ओशन के साथ जो है वो घिरा हुआ है। इधर पर आपको एक जजीरानुमा कंट्री आपको यहाँ पर मिलता है, दैट इज कॉल्ड मडागास्कर। मडागास्कर इसको कहते हैं, मुसलमानों का कंट्री, पहले काफ़ी मुसलमान ज़्यादा थे इसके अंदर, मदीनतुल असगर इसको कहा जाता था। उसी मदीनतुल असगर से, मतलब छोटा मदीना, मदीनतुल असगर से ये चेंज हो गया, मडागास्कर हो गया जब क्रिश्चियंस यहाँ पर आ गए। और ये मडागास्कर के अंदर आपको दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स के, इंसेक्ट्स वगैरह के ऐसे स्पीशीज़ मिलते हैं जो इसके अलावा और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। स्पीशीज़ मतलब अलग अलग अनुवा के जो है वो जानवर और परिंदे और ये सब आपको मडागास्कर के अंदर बहुत मिलेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला पार्ट बताता हूँ। यस, दिस इज हियर। ये एक बहुत ज़्यादा एक फेमस यहाँ पर एक चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड लेक विक्टोरिया। यहाँ पर अगर मैं उसको जूम करूँ, आई थिंक यू कैन सी इट। तो आपका ये क्वेश्चन जो है कि ये एक बहुत फेमस लेक यहाँ पर आपको दिखेगा, देयर। तो हियर यू कैन सी दिस इज
लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी झील दुनिया की है रकबे के लिहाज से। लेक मतलब यहाँ पर एक जो है वाटरफॉल है लेक विक्टोरिया वाटरफॉल्स, जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और ये लेक विक्टोरिया मशहूर किस वजह से कि यहीं से निकलता है क्या, रिवर नाइल, दरियाई नील का दहाना यही है, यहीं से दरियाई नील निकलता है और दरियाई नील यहाँ से बहता बहता तमाम कंट्रीज़ को पार करता हुआ कहाँ गिर जाता है, मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाते हैं। दिस इज यू कैन सी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं नाइल, द रिवर नाइल। और इसी रिवर नाइल के किनारे ही सारे जो है वो शहर वगैरह आबाद है, जैसे देखो इजिप्ट का काहिरा है और जो भी है ना वो इस रिवर नाइल के आसपास ही मौजूद है। हाँ, शहरे से होते हुए ये दरिया गुजर रहा होता है। यहाँ का पार्ट थोड़ा फर्टाइल है, असवान डैम यहाँ पर बना हुआ है ना, असवान डैम बहुत फेमस डैम है इजिप्ट का जो यहाँ पर मौजूद है। स्विस कैनल यहाँ पर आपको मिलेगा, नहर स्विस जिसको कहते हैं। तो ये वाला पार्ट इसका बड़ा हरियाली है, मतलब कि इजिप्ट के अंदर ये जो है ना ये हरियाली वाला एरिया है, यहाँ दरख्त है, यहाँ खेती बाड़ी सब कुछ होती है, ये बाकी पूरा का पूरा रेगिस्तान है। लेकिन इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वो सब हरियाली वाले हैं। डेविड लिविंगस्टोन नाम था उस ट्रैवलर का, जिसने बहुत साल लगे इंसान को समझने में कि आखिरकार इसका कि ये रिवर नाइल शुरू कहाँ से होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बहुत सारे अलग अलग ट्रैवलर आए, नाकाम होते गए, चूँकि बहुत लंबा एरिया तय करके आपको अफ्रीका के अंदर तक जाना पड़ता है इसके सोर्स को देखने के लिए। और अफ्रीका एक वक्त में डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था इसको, तारीख बर आज़म, चूँकि इसके बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते थे कुछ भी चीज़ों को। घने जंगलात इसके अंदर हैं और कैनिबल टाइप के कुछ ट्राइब्स हैं, कैनिबल मतलब आदिवासी आदमखोर कबीले जो कि इंसानों को खा जाते हैं पकड़ के, तो इसकी वजह से लोग जो है वहाँ जाने से डरते थे। एक लंबा अरसा लगा लोगों को समझने में कि आखिरकार सोर्स क्या है रिवर नाइल का। क्लियर, क्या चीज़ है ये? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने के बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्टिनेंट में, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की तरफ आते हैं, शुमाली अमेरिका की तरफ आते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में अच्छा यहाँ पर एक आपको मिलेगा इधर पर आइसलैंड। आइसलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है, रेजाविक जिसका कैपिटल है। और आइसलैंड, इसका नाम आइसलैंड है। और ये यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने ग्रीनलैंड है। अरे कि बहुत एक बड़ा एक जोक इसके अंदर मौजूद है कि ग्रीनलैंड में सिर्फ आइस है और आइसलैंड में सिर्फ ग्रीनरी है, ये भी याद रखिएगा। ग्रीनलैंड में हरा कुछ नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और आइसलैंड में आइस नहीं है, ज़्यादातर इसके अंदर ग्रीनरी है, हरियाली है। तो नाम समझ लो कि उलट रिवर्स कर दो नाम। ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है और डेनमार्क कहता है कि ये एरिया हमारा है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड को हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो इससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है डेनमार्क से, तो डेनमार्क ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन ग्रीनलैंड बहुत ठंडा है, हद से ज़्यादा ठंडा है कि ज़्यादातर अनइनहेबिटेड है, मोस्टली अनइनहेबिटेड है, कोई नहीं रहता ग्रीनलैंड, इतना बड़ा एक पोर्शन है बट उसमें कोई नहीं रहता। यहाँ पर जब हम आते हैं ना कंप्लीट, तो दिस इज कनाडा, सबसे टॉप से शुरू करते हैं कनाडा। अच्छा, वैसे इसका सबसे बड़ा कंट्री नॉर्थ अमेरिका का तो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसको हम लोग कहते हैं द USA, दैट इज अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहदा, जिसके अंदर 52 डिफरेंट स्टेट्स हैं। मैंने उसकी स्टोरी आपको बताई है। और उसका कैपिटल USA का कैपिटल क्या है भाई? वाशिंगटन। वाशिंगटन इसका कैपिटल है। और यहाँ पर एक वो है, लाइक कह लो कि लेक सुपीरियर के साथ एक फॉल है, नियाग्रा फॉल उसको हम कहते हैं, जो कि US और कनाडा के बीचों बीच मौजूद है। सब नियाग्रा फॉल्स इस पॉइंट पर यहाँ पर मौजूद है। दिस इज़ नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल बहुत खूबसूरत है, अमेरिका वगैरह में काफ़ी उसके बारे में दिखाया जाता है, ठीक है। तो नियाग्रा फॉल्स, तो वो इस बॉर्डर के बीच में। कनाडा की बात हम करें, जस्टिन ट्रूडो जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के अंदर भी देखा जाए ना, तो लास्ट टाइम कल के लेक्चर में मैं बता रहा था आपको कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत ठंडा है। ये ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर डिफरेंट जगह आते हैं, लाइक इसके अंदर मैनिटोबा आता है, नोवा स्कोचिया आता है, ऐसा ये जो एरिया है ना मैनिटोबा के और ये आपके पास नोवा स्कोचिया, ये बहुत ठंडे हैं। तो यहाँ पर जो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री होती है, जो वीज़ा दिया जाता है लोगों को, ज़्यादातर इन इलाकों को फिल करने के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए लोगों को जो है वो वीज़ा अलॉट किया जाता है कनाडा का। और फिर कनाडा का ये वाला पार्ट है, ये ज़्यादा बेहतर पार्ट है, टोरंटो और इस तरह से मॉन्ट्रियल वगैरह ये इसी के पार्ट में मौजूद है कनाडा के ज़्यादातर। अच्छा, कनाडा के साथ बिल्कुल उसके वेस्ट पे यूएस के एक दूसरा स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ शायद नहीं कहीं, अलास्का। तो अलास्का चूंकि ये भी येलो है और यूएस भी येलो है, तो यूएस हो गया एक ऐसा स्टेट जो कनाडा के बिल्कुल वेस्ट में, दैट इज कॉल्ड अलास्का। अलास्का बहुत ठंडा है। और इसी अलास्का के साथ मैंने बताया, इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर आपको रशिया दोबारा आ जाएगा बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मैं बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैपिटल हमारे पास वाशिंगटन डीसी है। 50 स्टेट्स के डिफरेंट मौजूद है। और इसके आप साउथ पे आते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिको जिसके जिसका कैपिटल मैक्सिको है। तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, दीज ऑल आर द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कंट्रीज जो है वो आ रहे होते हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर,
ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका से हम और साउथ की तरफ आते हैं, तो दिस इज द साउथ अमेरिका एंड अदर, इसको हम साउथ अमेरिका भी कहते हैं, ब्लैक अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, चूँकि इसमें ज़्यादातर आपको जो है वो ब्लैक अमेरिकन आपको मिलेंगे, जिनके लिए अमेरिका जिनका अपना कंट्री था, बट बाद में जब वेस्टर्न या यूरोपियन कॉन्करर्स आए तो उन्होंने कालों को नॉर्थ अमेरिका से मार कर भगाया, तो वो लोग यहाँ पर साउथ अमेरिका आ गए। साउथ अमेरिका से नहीं जा सके, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको साइमन बोलीवर के बारे में। साइमन बोलीवर ने जो रेजिस्टेंस किया था, उसके नाम पर एक कंट्री बोलीविया आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कल बता रहा था बोलीविया, तो दिख गया आपको यहाँ पर एक कंट्री पूरा बनाया गया उसके नाम पे, साइमन बोलीवर के नाम पे। बाकी काफ़ी सारे कंट्री यहाँ पर है। सबसे बड़ा कंट्री इसका ब्राज़ील है, फुटबॉल के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है ब्राज़ील। और यहीं पर जो है वो कह लो कि सबसे बड़े जंगलात यहाँ पर मौजूद हैं, इसी ब्राज़ील को, इसी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, एंड दैट इज़ कॉल्ड अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ज़्यादातर आपको जो है वो क्या पूरा का पूरा साउथ अमेरिका में मौजूद है। उस रेन फॉरेस्ट के अंदर एनाकोंडा आपको मिलता है, सबसे बड़ा पाइथन, बर्ड्स मिलते हैं आपको डिफरेंट तरह के, मकाओ वगैरह है ना, तो मकाओ जो बड़े बड़े वो पैरट्स होते हैं वो यहीं से आ रहे होते हैं साउथ अमेरिका की साइड से। तो और यहीं पर आपको अमेज़न का एक दरिया भी मिलता है, द रिवर अमेज़न, जो जाकर गिर जाता है इस समंदर पर अटलांटिक ओशन के अंदर। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका है। बाकी इधर से आप आओगे तो पीरो मौजूद है, पीरो जिसके अंदर किसी ज़माने में इंका सिविलाइजेशन मौजूद थी, माचू पिचू जिनका एक वंडर है, न्यू वंडर माचू पिचू, जो कि पुराने समझ लो जैसे हमारा मोहनजोदड़ो है, वैसे ही पेरू में एक जगह माचू पिचू है, जो कि कदीम ज़मानों में वहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं, जस्ट खंडरात उसके रूइंस मौजूद हैं। और इसी पेरू में कहा जाता है कि एल डोराडो मौजूद है। एल डोराडो मीन्स द सिटी ऑफ गोल्ड। इस ज़माने में ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो एल डोराडो भी है, लेकिन मिल नहीं सका किसी को, बट ढूंढते लोग यहीं पर जाकर पीरो। इसी में पहाड़ी सिलसिले बड़े आते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडीज़ के, जो पहाड़ एंडेस माउंटेन रेंजेस जिसको कहा जाता था, एंडेस वो पेरू के अंदर का पहाड़ी सिलसिला है। देन यहाँ से आपके पास आते चिली जिसका कैपिटल सैंटियागो है, सैंटियागो डी चिली, और जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, चिल्ड है समझ लो, तो इस वजह से चिली इसका नाम पड़ गया। ये इसका नक्शा भी लाल मिर्ची जैसा है, चिली ग्रीन चिली जैसा एकदम लंबा सा, इसलिए हम उसको चिली भी कह देते हैं। यहीं पर एटिकामा डेजर्ट है, जिसके सफ़ेद मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी वाला रेगिस्तान एटिकामा वो यहाँ पर मौजूद है। ये अर्जेंटीना है, लियोनेल मेसी का कंट्री है, मेसी यहीं से बिलोंग करता है। अर्जेंटीना से मशहूर चीज़ समझ लो मेसी ही है, तो यहाँ पर इस कंट्री के अंदर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जब आप जाते हो तो इधर पर एक पूरा पोर्शन है समंदर का, इतना बड़ा पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है द बरमूदा ट्रायंगल। द बरमूदा ट्रायंगल, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर जो भी कोई कश्ती वगैरह जाती है तो वह गायब हो जाती है। वो ये भी वाला पोर्शन है अमेरिका के, कहा जाता है ना कि वो अटलांटिक ओशन के अंदर यहाँ पर मौजूद है, अटलांटिक ओशन में, इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं कि यहाँ पर जो भी कश्तियाँ जाएंगी गुम हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, जहाज़ गायब हो जाएंगे, तो ये अलग स्टोरीज हैं। अटलांटिक ओशन जो है वो इसी वजह से बहुत डेंजरस है, बरमूदा ट्रायंगल की वजह से भी, शार्क मछलियों की वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठंडा पानी इसके जिसकी वजह से डेंजरस है, आइसबर्ग बहुत है इसके अंदर जिसकी वजह से डेंजरस है। टाइटैनिक इसी में डूबी थी, बर्कनहेड जो हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, बर्कनहेड शिप इसी के अंदर डूबी थी। वो बर्कनहेड कहाँ से आ रही थी, वो बर्कनहेड का तो वो अलग था, वो इंग्लैंड से जा रहे थे, किस तरफ, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की तरफ जा रही थी। उसका रूट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बर्कनहेड का रूट क्या था। यस, वो ये रूट फॉलो कर रही थी, दिस इज़ द इंग्लैंड, तो वो यहाँ से फॉलो करते हैं, वो इस रूट से फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर जा रही थी। तो इधर पर कहीं बीच में 64 किलोमीटर है, वो कश्ती डूब गई थी। लेकिन टाइटैनिक जो थी वो अमेरिका जा रही थी, तो वो यहाँ से ये रूट फॉलो करके जा रही थी। ठीक है, यस, इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी। अच्छा, नेक्स्ट, मैं आपको एक और बात ये बताऊँ कि ये जो है ना, ये वाली फ़्लाइट जो है, यहाँ से अगर आप एशिया से या अफ्रीका से या यूरोप से जब आप अमेरिका जाते हो तो ये पूरी फ़्लाइट कहलाती है ट्रांस एटलांटिक फ़्लाइट। 12 घंटे तक जहाज़ इस पर उड़ता रहता है, यहाँ समंदर में उड़ता रहता है जहाज़, तो काफ़ी बड़ा नहीं, बीच में और कुछ भी नहीं आ रहा, ये पूरा हमारे पास ट्रांस एटलांटिक फ़्लाइट कहलाती है, क्योंकि पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके आपको अमेरिका पहुँचना पड़ता है, इसको यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, इसी साउथ अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक समंदर है, दैट इज़ कॉल्ड कैरेबियन सी। ये समंदर आपको दिख रहा होगा, साउथ अमेरिका के जो है वो नॉर्थ पर जो है वो मौजूद है, कैरेबियन सी, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है। इस कैरेबियन सी के साथ आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिल सकते हैं, यू कैन सी अ ग्रेट मैनी आइलैंड्स हियर, जिसमें आपको क्यूबा भी मिलेगा, इसके अंदर आपको जमाइका भी मिलेगा, इसके अंदर आपको डोमिनिका रिपब्लिक भी मिलेगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी मिलेगा, बहामास भी मिलेगा, सेंट किट्स भी मिलेगा, बहुत सारे आपको इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे बड़े जजीरे मिल रहे हैं। इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे सब रीजन को कहा जाता है दी
वेस्ट इंडीज़। हिस्ट्री को वेस्ट इंडीज़ या कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ सिंगल नेशन, बट कैरिबियन सी के आसपास जितने भी जजीरे हैं उन सबको मिलाकर वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसमें जो प्लेयर्स आते हैं वो सारे इन तमाम कंट्रीज से जो है वो निकल कर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ को एक कंट्री नहीं 16 कंट्री उसके अंदर है, 16 कंट्री के मिलने से और सेवरल बहुत सारे डिपेंडेंसीज हैं, तो उन सब के मिलने से क्या बनता है हमारे पास, दिस विल बी वेस्ट इंडीज़। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में भी कुछ कंट्रीज यहाँ पर आपके पास आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, निकारागुआ है, एल सल्वाडोर है, कोस्टारिका है, पनामा है, ये सारे के सारे सेंट्रल बेलीज है, ये सब सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहलाते हैं। पनामा इसका बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि पनामा लीक्स की वजह से कि यहीं से जो है वो डिफरेंट पॉलिटिशियंस के करप्शन वगैरह के बारे में पता लगा था। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड मैप जो है वो दो तरह के फिर हम लोग देख रहे होते हैं ना, एक हमारे पास पॉलिटिकल मैप होता है, ये जो मैप आपके सामने मैं अभी आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के बॉर्डर्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग आपको हम चीज़ें बता रहे हैं कि ये एक अलग मुल्क है, ये एक अलग मुल्क है, पॉलिटिकली हम चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक हमारे पास फिजिकल मैप भी होता है, फिजिकल मैप के अंदर हम क्या डील करते हैं, उसके अंदर हम डील करते हैं कि पहाड़ों वगैरह के बारे में, दरियाओं के बारे में, समंदरों के बारे में, उसमें वो सब चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें कलर्स बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट के एलिवेशन के एतबार से, एलिवेटेड को ज़्यादा तो वाइट कलर आ जाता है, कोई गहराई जंगल है तो ग्रीन कलर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल वे पर पॉलिटिकल मैप को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए हमें पॉलिटिकल मैप पता होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं आपको बताना स्टार्ट के लेक्चर में भूल गया था, अब यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि पहाड़ी सिलसिले, तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला आप जानते हैं, दैट इज़ हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो उनके रेंज का मैं बता दे रहा हूँ, वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, वो यहाँ से नेपाल से स्टार्ट होकर वो पूरे नेपाल से होते हुए फिर वो इंडिया को तय करते हुए, इंडिया से आते हुए आगे फिर वो हमारे कश्मीर से आते हुए ऊपर से यहाँ से आगे बढ़ती है। ये पूरी रेंज है जिसको हिमालयास कहते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर जो है वो बड़े पहाड़ मौजूद हैं उसके अंदर। ठीक है, लाइक यहाँ पर जैसे कि आपके पास माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, तो पाकिस्तान में हिमालयन माउंटेन रेंज का जो सबसे बड़ा पहाड़ है दैट इज़ कॉल्ड द नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत जो है वो कोहे हिमालय का एक पार्ट है, एक पहाड़ है जो पाकिस्तान में इस। तो ये हमारे पास जो माउंटेन रेंज में बता रहा था, दिस इज कॉल्ड द हिमालयास, कोहे हिमालय उसको हम लोग कह रहे होते हैं। हिमालय एक माउंटेन रेंज और उसके अंदर कुछ पहाड़ इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं, और ये पहाड़ी सिलसिले बनते कैसे, जब प्लेट्स जब आपस में जाकर टकराती हैं तब जाकर क्या होता है कि पहाड़ी सिलसिले साथ में मिलते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो किसी ज़माने में कोई हिमालय नहीं था, लेकिन जब दो प्लेट्स आकर जब साथ में जुड़ी हैं, दो प्लेट्स के मिलने से जो है वो ये आपस में क्या हो गया कि ये एक पूरा, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट जो था ना पाकिस्तान इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंट पहले इसके साथ मिला बनी था, इस प्लेट के साथ, एशियन प्लेट के साथ, ये अलग था, ये पाकिस्तान इंडिया नेपाल। लेकिन ये आखिरकार हज़ारों करोड़ों लाखों साल के प्रोसेस में, करोड़ों साल के प्रोसेस में क्या हुआ कि जब आपस में जुड़े ना, तो इनके जुड़ने से आपस में क्या हुआ कि पहाड़ जो है वो बनने शुरू हो गए। तो पहाड़ इस तरह से बनते हैं जब दो प्लेट्स आपस में जाकर कोलाइड कर जाते हैं। तो इस तरह से ये सब कॉन्टिनेंट इंडियन प्लेट का जब ये इस प्लेट से मिला, एशियन यूरेशियन प्लेट से जाकर मिलता है, तब जाकर हिमालयन माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से और भी पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर बनते हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान इंडिया, चाइना, नेपाल, इनमें बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले आते दुनिया में और कहीं नहीं आते। तो वजह ये है क्योंकि यहाँ पर आकर दो प्लेट्स बड़े आपस में साथ में मिले थे। अगर आप यहाँ पर बात करो कि इधर पर एक और पहाड़ी सिलसिला है, अगर आप यहाँ से जाओ आगे तो दिस इज कॉल्ड, चाइना की तरफ से वो पाकिस्तान में आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड कराकोरम, द कराकोरम माउंटेन रेंजेस। कराकोरम माउंटेन रेंजेस के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ मौजूद है, दैट इज कॉल्ड K2। दोस्तों K2 का पहाड़ी सिलसिला हम कहते हैं, K2 हम कहते हैं। तो K2 पाकिस्तान में है, माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया में। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट मतलब टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम कहते थे वो, और वो किस में, हिमालय में है। जबकि सेकंड जो टॉलेस्ट माउंटेन है K2 वो हिमालय में नहीं है, वो कराकोरम माउंटेन रेंजेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा देन इसके बाद लास्ट कॉन्टिनेंट देखो, मैंने यहाँ पर आपको एशिया डिस्कस कर लिया, ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर लिया, ओशियाना, यूरोप डिस्कस कर लिया, अफ्रीका डिस्कस कर लिया, नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर लिया, साउथ अमेरिका डिस्कस कर लिया, और लास्ट हमारे पास ये कॉन्टिनेंट है दैट इज कॉल्ड एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है वो बिल्कुल आपको साउथ पोल में, ये साउथ पोल जो आपके पास है अर्थ में, जो कुतुब जनूबी यहाँ पर आपको मिलेगा, और ये पूरा का पूरा जमा हुआ है, ठंडा है। लोग इसके अंदर नहीं रहते हैं, इसके अंदर पेंगुइन्स वगैरह जो है वो इस तरह के बर्ड्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। बाकी वरना इसके अंदर कोई कैपिटल सिटीज़ का नहीं है, उसके अंदर कोई शहर नहीं है आबाद, कोई लोग नहीं है। चूँकि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो टेम्परेचर उसका -50-60 से भी डाउन हर वक्त रहता है, तो लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इंडिया एंटार्क्टिका अनइनहेबिटेड है, जिसको अभी तक हैबिटेबल नहीं बनाया जा सका। ठीक है, तो ये मैंने आपको 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है,
अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंट्स आपको जो डिफरेंट मिल रहे हैं, एशियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पहले इस तरह से नहीं थे अलग अलग ना। पहले ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो है ना वो जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, और उसको कहा जाता था पेंगेया, उसको पेंगेया कहा जाता था, या पृथ्वी को हम लोग कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था जब दुनिया बनी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात मैं बता रहा हूँ। तो सब साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब साथ में जो है वो ये अलग अलग होते गए। आखिरकार जो है वो चूँकि जो प्लेट्स होती हैं ज़मीन के अंदर, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या हो गया, ये एक दूसरे से दूर जाते गए। तो अगर आप देखें, आज भी अगर आप देखें ना, तो ये वाला पार्ट देखें, ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड साउथ अमेरिका, और ये वाला है पूरा अफ्रीका। अगर आप इसको पजल की तरह सोचें ना, तो आप इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ लाके जोड़ सकते हैं। ये पार्ट काट के मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ना कि काट के किसी ने इसको अलग किया, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। तो मतलब कभी ये दोनों साथ में जुड़े हुए भी होंगे, अलग हो गए। अब जब ये अलग हो रहे हैं, तो जहाँ से अलग हो रहे हैं वो एक फॉल्ट जोन है, यहाँ से अलग हो रही है। अब यहाँ से अलग हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन क्या होता है? जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट में होती हैं, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स ज़्यादा मूवमेंट में होती हैं तो उस सूरत में क्या होता है, इन दैट केस जलजले आते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बरमूडा ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो एरिया है वो इसी वजह से डेंजरस है, क्योंकि वो फॉल्ट जोन के अंदर आता है। फॉल्ट जोन और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है। एक फॉल्ट जोन यहाँ पर है जो अमेरिका को सेपरेट कर रहा है, ये वाला पार्ट देखो ना, यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, उसका मैं जूम कर देता हूँ, अमेरिका से आपको एक और फॉल्ट जोन दिखाता हूँ। Yes, here you can see यहाँ पर आपके पास लॉस एंजलिस के अंदर यहाँ से आपके पास एक फॉल्ट जोन यहाँ से एक बना हुआ है जो यहाँ से सेपरेट आउट हो रहा है इधर से। ये वाला जो सेपरेट आउट, इसको हम कहते हैं सैन एंड्रियास। यहाँ पर एक एरिया सैन एंड्रियास, तो सैन एंड्रियास यहाँ से कटते हुए बाहर निकल रहा है। तो कहा जाएगा कि एक वक्त आएगा हज़ारों साल के बाद ये एरिया पूरा कट के बाहर निकल चुका होगा। जैसे देख रहे हो कटिंग हो रही है यहाँ से, कटा हुआ है ना, ये आगे कटते हुए आगे और कटना शुरू हो जाएगा। कटते ये पूरा एरिया जो सैन एंड्रियास का पूरा फॉल्ट जोन है वो पूरा अलग होकर एक आइलैंड की सूरत में जो है बन जाएगा। यही फॉल्ट जोन आपको डिफरेंट जगह पर और दिख सकता है। जिस तरह से अगर मैं अफ्रीका में दिखाऊँ आपको ये फॉल्ट जोन, तो अफ्रीका के अंदर भी यहाँ से देखो ये कटिंग हो रही है, कट रहा है ना ये रेड सी से, यहाँ से ये कटते 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 एक वक्त आएगा ये पूरा यहाँ से कट के अलग हो जाएगा। अभी तो अफ्रीका के साथ एशिया जुड़ा हुआ है ना, लेकिन एक वक्त आएगा कि यहाँ से कट के सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट्स मूव कर रही हैं आपस में कंटिन्यूअसली मोशन में। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं दीज आर कॉल्ड द फॉल्ट जोन इन अवर अर्थ। हाँ, ये बता दो। तो ये यहाँ पर जॉर्डन के साथ, जॉर्डन एक कंट्री है जो कि आपको मिडिल ईस्टर्न नेशन है एशिया में, तो यहाँ पर जॉर्डन के साथ आपको एक जो है वो ये यहाँ पर एक पोर्शन वाटर का मिल रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डेड सी। और डेड सी जो पोर्शन है डेड सी का, तो यहाँ पर कहा जाता है कि उसके बहरे मुर्दार, उर्दू में उसको हम कहते हैं, इसके अंदर इंसान डूबता नहीं है। क्यों डूबता है इसके अंदर इंसान है? चूँकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है बहुत ज़्यादा नमकियात इसमें डिजॉल्व है, और नमक की जब इतना ज़्यादा डिजॉल्व हो गया कि इंसान की डेंसिटी से ज़्यादा इसकी डेंसिटी हो गई है, और जिस इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है ना, वो चीज़ पानी में डूबती नहीं है। इस वजह से इंसान इसके ऊपर तैरता रहता है। इसी को बहरे मुर्दार कहता है। फ़लस्तीन और जॉर्डन के साथ ये मौजूद है। ये पैलेस्टीन है यहाँ पर, और ये जॉर्डन है। अच्छा, ये जो ऑरेंज कलर से मिल रहा है ये पूरा का पूरा जॉर्डन है आपको। ठीक है, ये ऊपर सीरिया है, शाम है। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्दर्न साइड पे इसके शाम मिलेगा, सीरिया। डेमेस्कस जिसको उर्दू में कहते हैं दमश्क, इसका यहाँ पर कैपिटल है। एलेप्पो जिसको हल्प कहा जाता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी मसाइल चल रहे थे, सिविल वॉर जिसके अंदर चल रही थी, एलेप्पो है। ये लेबनान है, लेबनान का शहर बैरूत है, जहाँ पर अभी धमाका हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। ये ज़्यादातर इसके जो ये वाले रीजन्स हैं ना मिडिल ईस्ट के, ये ज़्यादातर परेशानियों का ये भी शिकार रहे हैं, जंगों का, जदल का और मारा मारी का और खाना जंगी, बहुत कुछ इनमें छिड़ा रहा हमेशा से। इसराइल, यहाँ पर आपको कंट्री के तौर पर इसराइल दिखाया जा रहा है, जिसका कैपिटल जो है वो तेल एवीव है। तेल एवीव इज़ द कैपिटल ऑफ इसराइल। और यहीं पर एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं जेरूसलम। तो मुसलमानों को जिसको क्लेम है कि भाई, या फिर हमारा क्लेम है कि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ इसराइल इज़ द पार्ट ऑफ एक्चुअली जेरूसलम, जिसको यरूशलम कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मसला है जो इसराइल और जेरूसलम के बीच में जारी है। और ये देख लो, ये पूरा पार्ट इसलिए हमें जेरूसलम इसलिए भी चाहिए कि ये मुस्लिम बेल्ट से हमें कनेक्ट करता है। क्योंकि अगर ये जेरूसलम अगर आप हटा दो ना, तो देखो मैंने बता रहा था अफ्रीका से ये मुस्लिम बेल्ट चलता हुआ आ रहा है, और ये एशिया वाला मुस्लिम बेल्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। और इसके बिल्कुल बीच में ये देखो, ये वाला पार्ट आपका इसराइल के पास है।
तो ये देखो, ये इसलिए क्या कर रहा है, हमारे मुस्लिम बेल्ट को तोड़ दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इसराइल का एरिया जो है वो हमारे पास मिल जाए जेरूसलम को, ताकि हम यूनिटी हम बरकरार रखें और हमारे पास मुस्लिम बेल्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, वरना यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल आ जाएगा उस मुस्लिम बेल्ट के अंदर, समझ रहे हो। अच्छा, ग्रीस में यहाँ पर आप देखो, ग्रीस यहाँ पर आपको दिख रहा है यूरोप के अंदर, जिसको हम लोग यूनान कहते हैं, जिसके अंदर ग्रीक रहते हैं, यूनानी रहते हैं। कभी ये पूरा ग्रीस के पास पूरा एक अपना एम्पायर था, पूरा ग्रीक एम्पायर था, जो काफ़ी बड़ा एम्पायर था, जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूरोप उनके अंडर में था। लेकिन अब जो है ग्रीस एम्पायर अब मौजूद नहीं है। अब ग्रीस एक जैसे कंट्री है, एक कंट्री जो ब्राउन कलर से आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इटली का शहर रोम, पहले बहुत बड़े एक एम्पायर जिसको हम रोमन एम्पायर कहते हैं, ठीक है। रोमन एम्पायर बहुत मशहूर थी, लेकिन क्या हुआ कि हमने पढ़ा था इसको कि इस रोमन एम्पायर को शिकस्त दी थी जर्मनिक ट्राइब्स ने, जो नॉर्थ की तरफ से आने वाले जर्मनिक ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर को शिकस्त देकर रोमन सल्तनत खत्म कर दी थी, या वेस्टर्न रोमन सल्तनत जो थी वो खत्म कर दी थी। अब रोम नाम का एक छोटा सा शहर सिर्फ इटली में मौजूद है, जिसके अंदर उसके यादगारें मौजूद है, रोमन कोलिज्म वगैरह रोम के अंदर इटली में मौजूद है। तो अब रोम रोम इज़ अ सिटी ऑफ इटली, जबकि ग्रीस इज़ एक्चुअली अब कंप्लीट कंट्री यहाँ पर मौजूद है। एथेंस इसका कैपिटल सिटी है। और फिर ये मेडिटेरेनियन सी है जिसको हम बहरे अरब कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो टर्की मौजूद है। हुआ क्या था कि जब रोमन्स को शिकस्त हुई थी तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो पूरी तरह से शिकस्त खा चुकी थी, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर अब भी जिंदा थी। वो एक बड़े एरिया पर उसका कब्जा था। ये पूरा एरिया जो है वो समझ जाओ कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंडर में था। ये पूरा एरिया, ये बड़ा एरिया जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंडर में पूरा का पूरा मौजूद था। तो इसी को हम लोग कहते हैं, दिस कॉल्ड बाइजेंटीन एम्पायर, जो ईस्ट की तरफ रोमन एम्पायर था। वेस्ट की तरफ तो खत्म हो गया था, क्रिश्चियंस ने उसकी जगह ले ली थी, क्रूसेडर्स आ गए थे उसकी जगह पर। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर बैजेंटीन एक लंबे अर्थ तक तो बैजेंटीन जारी रहा, लेकिन उस बैजेंटीन को भी आहिस्ता आहिस्ता करके रोमी सल्तनत को तोड़ना शुरू किया गया। जैसे मिसाल के तौर पर बताया था ना आपको, सीरिया शाम को फतह किया गया जंग यरमुक के अंदर, हज़रत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में सऊदी अरब के पास ये शाम सीरिया आ गया था, मतलब अरब के पास, और ये पूरा एरिया जो है वो बैजेंटीन के यहाँ से निकल के ताज मुसलमानों के पास है ये सीरिया। टर्की का एक एरिया था, टर्की का एक बड़ा इलाका जो है वो कह लो कि उस्मान अव्वल ने, अर्तुगरुल के बेटे उस्मान और उस्मान के बेटों ने तुर्की का एक बड़ा एरिया यहाँ से उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश आज़ाद करवा लिया था, बहुत बड़ा एरिया। इसको पहले तुर्की नहीं एनातोलिया कहते थे, दिस वॉज एनातोलिया, ठीक है। तो एनातोलिया का एक बड़ा इलाका उन्होंने जो है वो आज़ाद करवा लिया था। उसी एनातोलिया के साथ, अच्छा उस एनातोलिया के साथ यहाँ पर मौजूद था इस्तंबुल, इसके अंदर बैजेंटीन एम्पायर पूरे आ गए थे, इस्तंबुल के इलाके में आ चुके थे पूरी तरह से। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सन 1500 के दौर में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने क्या किया था, ओटोमान एक रूलर थे वो, उन्होंने इस इस्तंबुल पर हमला किया था। कुस्तुनतुनिया नाम था पहले, उस पर हमला करके उन्होंने इस इस्तंबुल को अपने अंडर में, तुर्की ने अपने अंडर में कर लिया था, सल्तनत उस्मानिया ने, और कुस्तुनतुनिया का नाम चेंज करके इस्तंबुल रख दिया था। ये पहले इस्लाम्बुल था, इस्लाम्बुल से चेंज होकर इसका नाम हो गया इस्तंबुल। इस्लाम्बुल मतलब होता है इस्लामिक सिटी, इस्लाम का शहर, और अब हम इसको इस्तंबुल कहते हैं। तो दिस इज़ दैट इस्तंबुल, ठीक है। अच्छा, इस्तांबुल आने से मुसलमानों को फ़ायदा ये पहुंचा कि मुसलमानों के लिए यूरोप के रास्ते दरवाजे खुल गए। सही बात है ना, क्योंकि जस्ट इस्तांबुल आप क्रॉस करेंगे और आप यूरोप के अंदर दाखिल हो जाएंगे। वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में यूरोप में बताया था, बाल्कान पेनिनसुला आ जाएगा पूरा ये, और एक लंबे अरसे तक बुल्गारिया के अंदर, मैसेडोनिया के अंदर, रोमानिया के अंदर, सर्बिया के अंदर, अल्बानिया के अंदर, इन सब में मुसलमानों का कब्जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आखिरकार मुसलमानों के यहाँ से ये सारी चीज़ें जाती गई, और अब ये मुसलमानों के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको बॉर्डर्स जो है उस तरह से दिख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ में बॉर्डर ऐसे नहीं दिखते। यहाँ पर देखो आपको स्ट्रेट लाइंस में बॉर्डर आपको दिख रहे हैं, जैसे देखिए मॉरिटानिया के बिल्कुल ये इस तरह के स्ट्रेट बॉर्डर्स बने हुए हैं। तो एक्चुअल में पहले ये पूरे अफ्रीका में जो राज था ना, वो जो है वो ब्रिटिश का था। ब्रिटिश एम्पायर एक पूरे अफ्रीका के, नॉर्दर्न अफ्रीका पे राज किया करती थी। तो जब वो 1950s के दौर में जब वो अफ्रीका को छोड़कर गई ना, तो उसने मतलब बिल्कुल नक्शे के ऊपर उसने पेन से निशानात बना दिए इस तरह के कि यहाँ इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट उसका, इतना पार्ट इसका, और वो जस्ट देकर चले गए। तो वो पोर्शन आज भी इस तरह से स्टेट बॉर्डर की सूरत में आपको दिख रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जस्ट उन्होंने दे दिया उनको और दोकर वहाँ से वो चले गए। लेकिन बाकी एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो बॉर्डर्स उनके बार बार चेंज होते गए। जैसे हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर देख लें कि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, देन कश्मीर के इलाके, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने जस्ट एक ही बार बॉर्डर को कायम करके वो डिफरेंट जगहों पर चले गए। और वैसे भी ये पूरा एरिया जो है ना, पता कैसा है, रेगिस्तान का एरिया है, सहारा डेजर्ट है। अब जब सहारा डेजर्ट है तो किसी को इन एरिया से रगबत है नहीं। अब उसको अगर बोले नहीं थोड़ा सा मुझे यहाँ से, अगर यहाँ से थोड़ा इधर से पोर्शन दे दो मुझे भाई, तो उससे क्या होगा, ये भी तो मिट्टी है ना सिर्फ,
तो क्या करेगा लेकर उस एरिया को, इसलिए लोगों ने लड़ाई नहीं की इस पर, इस डिवीजन पर, ठीक है।